हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आरजेपीवी रूमर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम से हमारे सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं सेकेंड ईयर के, बट उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जिसका नाम है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, नहीं आ रहा है। एंड इसके कारण मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिले थे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स रीड भी किए थे, बट मुझे पता नहीं था कि मैं मतलब कब इसको बनाऊँगी, तो मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे ही नहीं पाई। लेकिन जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, सबसे पहले उनको सॉरी, बट हाँ, बिल्कुल अब आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने डीएसए बनाना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये जो मतलब लेक्चर होने वाला है, देखो आप लोग कहोगे एक चीज़, आप ये लोग सोच रहे होगे कि हमें डीएसए इवेंचुअली एरेज एंड लिंक लिस्ट से स्टार्ट करना चाहिए था। बट देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जितना अगर आप ऐसे करके चलोगे कि हमें अगर ये नहीं आ रहा तो हमें वो नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। यहाँ पे जो आज आप ये लेक्चर अटेंड करने वाले हो, इट विल बी ऑन द टॉपिक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो और यहाँ पे जब आप इसको आई डोंट नो कितने मिनट की ये वीडियो होने वाली है, बट हाँ, मैं इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ जो कि एक एक आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एंड आखिरी में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी डाले हैं। एंड टू माय सरप्राइज आई थिंक आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे। डेफिनेटली मैं आपको वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, एंड आई विल आस्क यू कि आप जो है आंसर्स जो है उसको कमेंट में आप ज़रूर डालिए। तो यस, तो आप ये मत सोचिएगा कि कहीं एरे और लिंक लिस्ट की वीडियो कभी नहीं आएगी क्या, बिल्कुल आएंगी, वो भी आने वाले टाइम में। लेकिन अभी आपको जितना आता जा रहा है कंटेंट, आप उतना करते चलिए, ठीक है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट वीडियो ऑफ ऑन द टॉपिक स्टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो यूनिट नंबर 2 में अगर आप आरजीपीवी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका स्टैक और क्यों साथ में आता है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सेम टाइप ऑफ चीज़ें हैं, और आप अगर आप साथ में पढ़ो तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में, किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में आपको एक काफ़ी अच्छी तरीके से जो है सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टैक के लिए बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्यों मिल जाएगा, एंड डेफिनेटली वो भी आपको आज या कल में मिल ही जाएगा, डल ही जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं, बस मुझे उसको थोड़ा बहुत एडिट करके और यहाँ पे डालना है। तो चलिए, विदाउट एनी मोर बकवास हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जो कि होगा वन शॉट वीडियो ऑन स्टैक्स। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मुझे चीज़ यहाँ पे लग रही है बताने लायक, कि जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि यूनिट नंबर 2 जो हमारी होने वाली है, दैट विल बी स्टैक एंड क्यू। लेकिन इसके लिए आपके कुछ पुराने जो पाप होते हैं उनको मैं थोड़ा-सा धोना चाहूँगी और उनको मैं शुद्ध कर देना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो आपको ये थोड़ा-सा समझ में आना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली हम आगे पढ़ क्या रहे हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं, मैंने सोचा पहले मैं उनको करवा देती हूँ, ठीक है? चलिए, तो इसमें आपका जो सबसे पहला प्रीक्विजिट नॉलेज वाला पॉइंट रिक्वायर्ड है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एग्जैक्टली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब अगर कुछ बच्चों ने यूनिट 1 थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, ठीक है, तो उनको ये चीजें ऑलरेडी पता होगी, या जिनको डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा आता है उनको भी ये चीज पता होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं ये आपको बहुत ही ईजी आती हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उससे डिफरेंस क्या क्या होते हैं, एंड ऑल दैट। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि आपको ये वहाँ पे प्रीक्विजिट जो है ये रिक्वायर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट पे। तो ये है एक वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। तो देखो, बेसिकली मैं आपको इसका एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दूंगी। ये बहुत ही टेक्निकल भाषा है, या आप कह सकते हो ईजी इंग्लिश भी है ही ये डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत ही सीधा और समझा हुआ तरीका बताना चाहूंगी। देखो, यहाँ पे जब हम दिवाली की सफाई करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सारे कपड़े जो हैं उनको बहुत अच्छे से अरेंज करके रख देते हो अपने अलमारी में, ताकि आपको जब बाद में उनको यूज करना रहे तो आपको वो जल्दी से मिल जाए।
राइट। आप क्या करते हो कि आपके जो रोज पहनने वाले कपड़े हैं उनको अलग रखते हो, और आपका कोई लहंगा है या कोट पैंट है उनको आप अलग रखते हो, ताकि जब आप शादी में जाओ या कोई फंक्शन में जाओ या आप डेट पे जाओ तो आप उसको यूज कर पाओ, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने जो अपने क्लोथ्स हैं उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, ताकि जब आप बाद में उसको यूज करो तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे और आप जल्दी से उसको ढूंढ लो। तो सेम वे डेटा स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग जिसमें हम क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, यहाँ पे हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जब हम बाद में कहीं शादी पार्टी या डेट में जाए ताकि हमें टाइम ना लगे और हम उनको एफिशिएंटली विदाउट इन्वेस्टिंग मच टाइम उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको डेटा स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया हो। इट इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। ठीक है, चलिए यहाँ पे आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई है, तो चलते हैं अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरीके पे। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स अरेंज इन अ स्ट्रेट लाइन वन आफ्टर अनदर। तो जैसे क्या होता है ना, एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, जब आपका वाइवा हो रहा होता है या आपकी अटेंडेंस हो रही होती है, आपको एग्जाम में बिठाना रहता है या कुछ भी ऐसा रहता है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसमें आपको रोल नंबर्स मिल जाए, किस तरीके से मिल जाए रोल नंबर्स मिल जाए 1 2 3 4 5 लाइक दिस, आपको रोल नंबर्स जो है एक ही लाइन में मिल जाए अगर बैठे हुए, तो सबका वाइवा जल्दी हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ आप जो है सब एक एक को कॉल करके बुला रहे हो, मतलब अगर दूसरे का सेकंड वाले का वाइवा हो गया, जैसे फर्स्ट और सेकंड वाले का वाइवा साथ में होना था वो हो गया, अब सेकंड वाला बाहर जाके कॉल कर रहा है 4 3 वाले को कि भाई अपना बेग समोसा छोड़ और आ जा वाइवा देने के लिए, तो ये बकवास है। ठीक है, इसमें टाइम काफी ज्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा हो कि भाई फर्स्ट और सेकंड वाले के बाद ही बाहर ही बेंच पे 3 और 4 मिल जाए तो काम जल्दी होगा, और स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे ही सारे हमारे डेटा एलिमेंट्स अगर हम जो है अरेंज करके रख दें तो हमें काफी इजीली हम जो है एक के बाद एक को बुलाते जाएंगे और हमारा काम चलता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है, जिसमें बेसिकली एक ही लाइन में हमारे सारे डेटा एलिमेंट्स एक के बाद एक स्टोर होते जाते हैं। और इसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के हमारे 2 एग्जांपल्स भी हैं जिनका नाम है स्टैक एंड क्यू। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ स्टैक की बात करेंगे। ठीक है, क्यू की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई थिंक आपको अगर ये दोनों प्रीक्विजिट पॉइंट समझ में आ चुके हैं तो हम जो है अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टैक। तो स्टैक, अगर अभी आपको ये लग रहा होगा कि क्या हम ये सब लिख पाएंगे, ये लिख के आएंगे एग्जाम में, तो देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे हमने जो चीज करी है, मैंने क्या करा है कि जो भी मुझे समझ में आया, कैसे मुझे समझाना है आपको, मैंने वो लिख रखा है। और उसके बाद मैंने जो आपको एग्जाम में बेसिकली लिख के आना है, मैंने वो भी लिख के रखा है, जो कि बिल्कुल एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, आप पहले से ही जो है बुक को जज कर लेते हैं कवर से ही, तो ये गलत बात है। पहले मैं आपको अपनी एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिंपल कॉन्सेप्ट से स्टैक का मतलब समझा देती हूँ, और फिर उसके बाद हम उसकी एक्चुअल डेफिनेशन और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो स्टैक एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है जो कि है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो आखिरी में आएगा वो पहले ही बाहर जाएगा। ठीक है, जो आखिरी में आएगा वही पहले बाहर जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जो आखिरी आया वही पहले गया। ठीक है, आई गेस आप लोगों को अभी तक यहाँ तक ये जो है पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि लिफो प्रिंसिपल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो आखिरी आया वही पहले गया। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेती हूँ स्टैक में। ठीक है, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी एंड सी। ठीक है, ये मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं ए एंड बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इनको मैंने स्टैक में अरेंज कर दिया। ठीक है, ये देखो स्टैक हमेशा बेटा ऐसे बनता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक वर्टिकल तरीके से, मतलब जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसको बताने वाली हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इस एग्जांपल से बता देना चाहती हूँ ताकि आपको जो है इसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहती हूँ कि स्टैक अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे होगा, जैसे ये एक चीज है, फिर ये दूसरी चीज, फिर ये तीसरी चीज, ऐसे ऊपर वाले तरीके पे हम ऊपर के ऊपर रखते जाएंगे एक के ऊपर एक
उसी तरीके का नाम होता है स्टैक। ठीक है, तो स्टैक का मतलब सिंपल कुछ नहीं होता है, एक के ऊपर एक, यहाँ पे हम जब बोलते हैं तो वही मतलब होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, उनको मैंने स्टैक में अरेंज कर दिया, दैट इज ए, बी एंड सी। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि ठीक है मैंने इतना कर लिया, अब मैं ये जो ऊपर वाला जो ये है, ठीक है, ये ऊपर वाला मैं इसको बुलाती हूँ टॉप। ठीक है, हम इसको डेटा स्ट्रक्चर में बोलते हैं टॉप। ठीक है, अब क्योंकि अगर मैं देखा जाए तो सी मैंने आखिरी में रखा सबसे। ठीक है, सी मैंने आखिरी में सबसे पहले जो 3 एलिमेंट्स थे मेरे ए, बी और सी, उसमें सी को मैंने सबसे आखिरी में ऊपर पे रखा। ठीक है, सी आखिरी में आया और टॉप से सबसे पहले ही रिमूव वो भी होगा। लाइक अगर मैं आपको बोलूं ये मैंने अभी पूरा डब्बा भर दिया है। ठीक है, ये मैंने पूरा डब्बा भर दिया ए बी सी से, और मैंने सी को सबसे ऊपर रखा है जो आखिरी में मैंने भरा। लेकिन अगर मैंने बोला कि आप डब्बा खाली करो एक यूनिट से, तो आपने क्या करा, सी को ही सबसे पहले बाहर निकाल के फेंक दिया। तो इसका यही मतलब हुआ ना कि सबसे लास्ट में सी आया था और सबसे पहले भी सी चला गया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रिंसिपल वो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल। तो यही है बेसिकली स्टैक। अब देखो एक और चीज, एक और एग्जाम्पल आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे एक लड़का है गोलू। ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है गोलू। अब गोलू ने क्या करा, गोलू ने देखा कि यहाँ पे वो रिसेप्शन में गया था, शादी के किसी रिसेप्शन में। यहाँ पे बहुत सारी शादियां चल रही है, अभी शादियों का बहुत बड़ा सीजन चल रहा है, तो आप भी लोग रोज शादियों में एंजॉय करने जा रहे होगे आई गेस। तो यहाँ पे जाते जाते आप एंजॉय करिए बिल्कुल, लेकिन हाँ, मिड सेमेस्टर के एक दिन पहले ये वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने एंड सेमेस्टर के दिन एक दिन पहले भी। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रोज शादियों में जा रहे होंगे, तो आपने देखा कि भैया जो कैटरिंग वाले भैया है, उन्होंने क्या करा, कुछ प्लेट्स रखी आपके सामने, ऐसे वो रखते गए। उन्होंने रखी प्लेट 1 पहले, फिर प्लेट 2, फिर प्लेट 3 और प्लेट 4। ठीक है, उन्होंने ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट रख दी। ठीक है, उन्होंने सबसे लास्ट में रखी प्लेट 4। अब गोलू आया और गोलू ने सबसे पहले ही प्लेट 4 उठा ली। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे लास्ट में कैटरिंग वाले भैया ने प्लेट 4 रखी थी और गोलू ने वही प्लेट 4 उठाई और पनीर की सब्जी और रोटी ले ली। अब हो सकता है गोलू थोड़ा और सोबो टाइप्स ऑफ बच्चा हो तो वो व्हाइट सॉस पास्ता ले ले, लेकिन हाँ बात तो वही है कि सबसे पहले जो गोलू ने प्लेट उठाई वो थी P4, जो की थी प्लेट 4, और केटरिंग वाले भैया ने सबसे आखिरी में प्लेट 4 रखी थी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ, वापस से यहाँ भी स्टैक लग रहा है। लास्ट इन भैया ने सबसे पहले कौन सी सबसे आखिरी में कौन सी प्लेट रखी थी, केटरिंग वाले भैया ने लास्ट वाली प्लेट जो की थी P4, लेकिन गोलू आया और उसने वही को फर्स्ट आउट कर दिया, यानी कि प्लेट 4 को ही सबसे पहले आउट कर दिया। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से स्टैक का एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी कितना बड़ा जो है कह सकते हैं हम रिलेशन है। और इसमें हम जो है देखो, आप मतलब आप सोचते हो कि डीएसए एक बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, नहीं, देखो आपका ऐसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स में भी बहुत जगह लग जाता है। ठीक है, तो P4 लास्ट में थी, लेकिन गोलू आया और गोलू ने P4 को ही सबसे पहले वो ले गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक बहुत ही अच्छी तरह स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे देख लिया। तो आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि स्टैक बेसिकली है क्या, हम कर क्या रहे हैं। लेकिन अब आप एग्जाम में तो ये लिख नहीं सकते हो ना कि केटरिंग वाले भैया ने रखी P4 और गोलू ने उसी P4 को उठा लिया सबसे पहले। ठीक है, आप ये नहीं लिख सकते हो, तो आप क्या लिखोगे अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है स्टैक की डेफिनेशन या ऐसा कुछ, तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज LIFO rule, that is last in first out principle, where insertion and deletion of elements are performed only at one end called as top. तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे जो एक ही एंड है जो कि है टॉप, वहीं से ही आपका इंसर्शन और डिलीशन भी होगा, जो कि हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में पढ़ने वाले हैं, उनका भी अच्छे से हम एल्गोरिथम देखेंगे, उनकी भी हम अच्छे से बातचीत करेंगे। लेकिन आई होप कि आपको अभी तक स्टैक का एक चीज है, सारी जो डेफिनेशन में चीजें लिखी हुई है वो क्लियर हो गया होगा कि वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को यूज करता है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड होता है जिससे हम जो है इंसर्शन और डिलीशन करते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट अगर बात करूं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक आती है, जो कि आपसे अगेन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रख लिए हैं, आपको भी इसी तरह अपने एग्जाम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि स्टैक जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते होगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चीजें आ रही हैं, और ऐसे ही एक के बाद एक के बाद आने के बाद वन आफ्टर दी अनदर, इसी को ही हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। लास्ट एंड फर्स्ट आउट वाला प्रिंसिपल भी आई होप आपको गोलू वाले एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स, इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स को ऐड करना। तो अगर हमें एलिमेंट्स को ऐड करना होगा तो हम पुश ऑपरेशन यूज करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा इसका इंतजार रखिए, हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स भी अगर हमें करना रहा तो हम टॉप से ही करेंगे, और अगर हमें डिलीशन भी करना रहा जो कि हम पॉप से करते हैं तो उसको भी हम टॉप से ही करेंगे। मतलब इसमें एक ही एंड हमारे पास होता है विच इज टॉप। तो इंसर्शन और डिलीशन भी आई गेस आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओनली द टॉप एलिमेंट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब P4 ही एक ऐसा एलिमेंट था, P4 ही ऐसी प्लेट थी जो केटरिंग वाले भैया ने रखी, जिसको हम डायरेक्टली टच कर सकते थे। लेकिन P2 P1 बहुत ही नीचे दबी हुई थी, तो हमने उनको हम डायरेक्टली जो है उनको एक्सेसिबल हम नहीं कर पाए, ठीक है। फिर स्टैक हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, नो रैंडम एक्सेस। तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, मतलब आप जो है ऐसे ही P1 प्लेट को नहीं कर सकते थे, हमें पहले उसको हटवानी पड़ती, सारी प्लेट्स को जो उसके ऊपर हैं उनको पहले हमको पॉप करना पड़ता, उन्हें पहले हमें डिलीट करना पड़ता। मतलब आप ये मान लो गोलू के पहले ढोलू, शोलू, मोलू, जो भी आप नाम ले लो, 3-4 राइमिंग वाले, वो आते, वो P4 P3 P2 लेते प्लेट्स, उसके बाद जब गोलू आता तब वो P1 प्लेट लेता। तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, मतलब कि आप जो है बहुत ही रिस्ट्रिक्ट मैनर में ले सकते हो, ऐसे ही नहीं कि रैंडम आपने कुछ भी ले लिया, एकदम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे काम होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद बेसिकली इसकी 2 कंडीशंस होती हैं, एक होती है ओवरफ्लो और एक होती है अंडरफ्लो। तो ओवरफ्लो क्या होती है, जब बेसिकली स्टैक फुल हो गया होगा। अभी हम आगे जाके एक चीज देखेंगे कि स्टैक फुल कैसे होता है और कैसे, मतलब स्टैक फुल है, हमें ये पता कैसे लगा कि स्टैक फुल है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवरफ्लो कंडीशन। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसको हम बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब कि अगर स्टैक के कुछ कॉलम्स या कुछ जगह खाली है, ठीक है। फिर स्टैक के कुछ पॉपुलर जो ऑपरेशंस हैं उनको हम बोलते हैं पुश, पॉप एंड पीक। वैसे इसके कुछ और 2-3 ऑपरेशंस हैं जिनको हम आगे अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही 3 है, पुश, पॉप एंड पीक, ठीक है। इनका मतलब हम आगे आने वाले कुछ मिनटों में समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी कि एग्जैक्टली स्टैक होता क्या है एंड क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैक की। चलिए अब बात करते हैं हम बेसिकली कुछ ऑपरेशंस ऑफ स्टैक की। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि कुछ मिनटों में हम इन सब चीजों में चले जाएंगे, किस तरीके से हम पुश करते हैं, किस तरीके से हम पॉप करते हैं, और हम बाकी जो ऑपरेशंस है वो भी हम कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करती हूँ सबसे पहले पुश ऑपरेशन के बारे में। तो पुश ऑपरेशन क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप एक दूसरे को पुश करते हो मतलब आप अपने आइटम को ऐड कर रहे हो। मतलब सिंपल सी बात यही है कि देखो आप एक लाइन में खड़े हो, ठीक है, और आप लेट हो गए उसमें आने में, लेकिन अब रोल नंबर वाइज खड़े होना है या कुछ भी, मतलब ये मान लो रोल नंबर वाइज तो नहीं, चलो लेकिन ये है कि आपको उस लाइन में खड़े होना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक दूसरे को धक्का दोगे, मतलब आपके 2-4 दोस्त तो आप सबको एक एक करके घुसाते जाओगे, धक्का देते जाओगे, पुश करते जाओगे, ताकि सब के सब जो आपके दोस्त है वो ऐड हो जाए। तो टू इंसर्ट एन आइटम ऑन द स्टैक वी यूज पुश ऑपरेशन, ठीक है। और अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोई दुश्मन है, आपको उसको हटाना है, तो आप क्या करोगे, उसको रिमूव करोगे, धक्का दोगे उस पूरी एक स्टैक में से, मतलब उस पूरे लाइन में से आप उसको धक्का दोगे। तो टू पॉप, पॉप का मतलब क्या होता है, टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो अगर हमें इंसर्ट करना है, इंसर्शन करना है तो हम पुश का यूज करेंगे, और अगर हमें डिलीशन करना है, रिमूव करना है तो हम पॉप का यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पीक और टॉप। तो टॉप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला, तो बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, जो भी टॉप वैल्यू होती है जिसको हम डायरेक्टली एक्सेसिबल कर सकते हैं, इसको हम दोनों तरीके से बोलते हैं पीक और टॉप ऑपरेशन, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो टॉप की वैल्यू दिखाता है उसी को ही हम बोलते हैं पीक एंड टॉप ऑपरेशन,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली इज एम्प्टी। तो इज एम्प्टी क्या होता है, रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी और एल्स फॉल्स। तो जब इज एम्प्टी फंक्शन का या इज एम्प्टी ऑपरेशन का हम यूज करते हैं तो ये हमें बताता है कि जो स्टैक है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो, या फिर अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न ये करेगा। अब अगर बात करते हैं इज फुल की, तो इज फुल एक होता है जिसने डिटरमाइन करता है कि स्टैक जो है फुल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम और आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और अगर है तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ और ऑपरेशंस है। एक मतलब एक ऑपरेशन आपका मुझे और आरजीपीवी नोट्स में काफी अच्छा मिला था इसका, जो कि है डिस्प्ले। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सिर्फ यही थे जो कि थे, इनमें से भी देखो 5 ऑपरेशन है ये, इनमें से भी जो ऊपर के 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुश पॉप एंड टॉप, जिसमें बेसिकली हम इंसर्शन डिलीशन और ऊपर की वैल्यू को एक्सेस करने वाला चीजों को यूज करते हैं। लेकिन एम्प्टी और फुल जो है वो बेसिकली ये चेक करने के लिए है कि एम्प्टी है कि नहीं है या फिर फुल है कि नहीं है। इस चीज को चेक करने के लिए हम बेसिकली इसको यूज करते हैं, इज एम्प्टी और इज फुल को। लेकिन एक और जिसमें बेसिकली हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि है डिस्प्ले, डिस्प्ले ऑपरेशन। तो डिस्प्ले ऑपरेशन क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है कोई भी एलिमेंट्स को स्टैक में, और कैसे करते हैं हम वो कुछ स्टेप्स में हम बेसिकली देखने वाले हैं। अब आप एक चीज सोच रहे हो कि आपने ये स्टेप्स पुश पॉप के लिए तो बताई नहीं, तो बिल्कुल देखो हम अभी इंसर्शन और डिलीशन का एल्गोरिथम करेंगे तो उसमें आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये वाली जो ये ऑपरेशन है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मुझे आपको एक्स्ट्रा आपके आरजीपीवी नोट्स में मिल गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। लेकिन एग्जाम में आपसे जो ऊपर वाले 5 है वही उनको ही फोकस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको डिस्प्ले करवाना है किसी भी एलिमेंट को स्टैक पे तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि स्टैक जो है एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, अब स्टैक की एम्प्टी होने की जो कंडीशन होती है वो होती है टॉप इज इक्वल टू -1। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, यहाँ पे आप समझिएगा। मैं इसको इंसर्शन में एक और बार रिपीट भी करूंगी, तो अगर आपको अभी समझ में ना आया तो आप जो है पीछे मत स्किप करके चलिएगा, चलते चलिएगा आगे, इंसर्शन में ये चीज वापस रिपीट होगी। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्टैक बना लिया, ठीक है, जिसका मैंने इंडेक्सिंग कर दी 0 1 2 एंड 3। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताइए, ऑब्वियसली अगर मुझे कोई आइटम को ऐड करना है, ठीक है, कोई आइटम को ऐड करना है तो इंसर्शन का मेरे पास जो सिंपल सा फंडा होगा कि ये टॉप है बेसिकली हमारा, तो मेरा इंसर्शन का जो फंडा होगा वो होगा टॉप इज इक्वल्स टू टॉप +1। ठीक है, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे आइटम को ऐड करने वाली हूँ, ठीक है, जो कि खाली है 0 वाले इंडेक्स पे। और अगर मैंने ऐसा किया तो ये कैसे आएगा, जब मैं इस टॉप को -1 रख रही हूँ और +1 रख रही हूँ तो मेरा टॉप जाके 0 आएगा, तब जाके यहाँ कोई एलिमेंट ऐड होगा, फिर 0 + 1 तो फिर हो जाएगा 1, फिर 1 + 2, फिर ऐसे चलता जाएगा 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे जो है, पहले अगर मुझे जानना है कि मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है तो मैं टॉप इज इक्वल टू -1 चेक करूंगी, फिर अगर एम्प्टी होगा तो वो डिस्प्ले कर देगा कि स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो वो फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा। और अगर नहीं है, if not empty, then define a variable I and initialize with top, display stack I value and decrement the value by 1 -1। तो यहाँ पे बेसिकली अब ये डिलीशन वाला काम हो रहा है कि यहाँ पे हमको फिर मतलब जो भी हमें वैल्यू डिस्प्ले करनी है हम उसको रख लेंगे और हम एक वैल्यू को जो है कम कर देंगे, और जब तक वैल्यू 0 नहीं बन जाती तब तक हम उसको अब करते रहेंगे। मतलब इसका यही है कि देखो अगर आपको सेकंड वाला एलिमेंट शो करना है, ठीक है, इसमें अगर इस वाले स्टैक में आपको सेकंड वाला एलिमेंट को मुझे इसमें शो करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं चेक करूंगी स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। ठीक है, अब मुझे लगा कि भाई स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो थर्ड वाला जो है टॉप वाला वेरिएबल, ठीक है, मैं इसको कहीं और असाइन कर दूंगी और इसको डिक्रीमेंट कर दूंगी, मतलब टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1, मतलब मैंने क्या कर दिया, थर्ड वाले को मैंने माइनस कर दिया 2 से, तो अब मेरा टॉप हो गया 2, और अब क्योंकि टॉप मेरा 2 हो गया तो मुझे जो मुझे दिखाना था 2 वो आ गया, और जो ये 3 वाला वेरिएबल था उसको मैंने कहीं स्टैक आई वाले वेरिएबल में जाके कहीं स्टोर कर दिया, ऐसा मुझे थर्ड स्टेप कहती है। तो आई गेस मैं आपको वापस समझा देती हूँ इसका क्या मतलब है, कि सबसे पहले मैंने चेक किया कि मेरा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। अब अगर स्टैक एम्प्टी है तो ठीक है, ठीक है, हमें टर्मिनेट कर देना, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मुझे जो टॉप वाली वैल्यू है उसको कुछ इनिशियलाइज कर देना है, और उसके बाद मुझे
तब तक वैल्यू डिक्रीमेंट करनी है जब तक मेरा वो वाला नंबर नहीं आता जो मुझे डिस्प्ले करवाना है। अब मान लो फॉर एन एग्जांपल मुझे फर्स्ट वाला डिक्रीमेंट करवाना था, तो मैं टॉप पे जब मैंने थर्ड वाला डिक्रीमेंट करवाया, फिर सेकंड वाला भी मुझे डिक्रीमेंट करवाना होगा, फिर मैं फर्स्ट वाले पे आऊंगी और फिर मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे तब तक करवाना है जब तक मुझे वो अपना वाला एलिमेंट नहीं मिला था जो मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, इसको आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे जब हम इंसर्शन और डिलीशन करेंगे। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया तो कुछ मिनटों का और इंतजार आप करिए। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है। तो अब हम बात करेंगे पहले इंसर्शन के बारे में और बहुत ही सिंपल तरीके से बात करेंगे, फिर जो आपको एग्जाम में लिखना है इंसर्शन से रिलेटेड वो यहाँ पे मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो हमें याद करना है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है कॉन्सेप्ट, उसको पहले हम ध्यान में देते हैं। तो अभी तक हमने ये चीज तो नोटिस कर ली कि हमारे पास LIFO से हमारा चल रहा है और हमारा पुश इंसर्शन के लिए है, पॉप डिलीशन के लिए है, और हमारे पास एक चीज होती है जो कि होता है टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 एलिमेंट्स जो कि है ABCD, और मैंने यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग करने के साथ ही साथ मैंने इनको अरेंज भी कर दिया है एक स्टैक में, और यहाँ पे मुझे पता चल गया कि टॉप मेरा यहाँ पे D है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने चेक करा कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैंने वही आपको पहले बता दिया था कि अगर हमको ये जानना है कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं तो हम कैसे जानेंगे, जब हमारे पास हम जो है पहला इंडेक्स 0 बना पाएंगे टॉप का। और अगर हम कैसे बना पाएंगे, जब हम -1 +1 रखें, क्योंकि अगर हमें इंक्रीज करनी है वैल्यू, इंक्रीमेंट करनी है इंसर्शन में, क्योंकि इंसर्शन में तो हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को ऐड ही कर रहे हैं, तो हमें 1 से बढ़ाते चलना है। और अगर 1 से बढ़ाते हुए चलना है तो अगर हमें 0 पे आना है तो -1 +1 हमें करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले टॉप को इक्वल्स टू -1 रखा और हमको समझ में आया कि हमारा टॉप जो है वो हो गया 0। ठीक है, अब फिर ऐसे ही करते करते हम चले 0 + 1, ठीक है, 1 + 1 एंड 2 + 1, ऐसे करते करते हम यहाँ पे टॉप पे 3 हो गए। अब अगर मुझे इसके बाद मान लो यहाँ पे मुझे इसके बाद D के बाद मुझे E भी यहाँ पे इस टैग में चाहिए और मुझे E को इंसर्ट करवाना है, तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास टॉप की वैल्यू जो है वो अभी 3 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, टॉप की वैल्यू इज इक्वल्स टू टॉप +1, यानी कि टॉप इज इक्वल्स टू 3 + 1 करूंगी तो मेरा टॉप हो जाएगा 4, और यहाँ पे मैं एक और बेसिकली इंडेक्स ऐड कर दूंगी 4, और यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट को ऐड कर दिया जो कि मेरा हो जाएगा E। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हम टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक के बाद एक, और इसी तरीके से हमारा इंसर्शन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन हम ये कब कर सकते हैं, जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो, और एम्प्टी कैसे चेक करेंगे, जब हमारा टॉप पहले की तरीके से -1 हो, यानी कि टॉप हमारा यहाँ पे हो, फिर वो 0 पे आए, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे करके आए, तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी है कि नहीं। अगर एम्प्टी है तो हम एक एक करके जो है इंक्रीमेंट करते जाएंगे और एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाते जाएंगे। आई फील आपको इंसर्शन का मतलब अब समझ में आ चुका है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी टेक्निकल भाषा यानी कि एल्गोरिथम वाली भाषा में जाते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो सी, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज push operation is this operation a new element is added at the top of the stack। तो एक न्यू एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं टॉप ऑफ द स्टैक पे, एक इंक्रीमेंट करके, एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या स्टेप्स को चेक करना पड़ता है, और बेसिकली देखो ये जो है एरे का यूज करके होता है। तो आपको अगर जैसे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं कि आपको एग्जाम में और एकदम से बच्चे को डर लग जाता है कि यार मुझे एरे नहीं आती, मुझे स्टैक तो आता है लेकिन मुझे एरे नहीं आती। तो यहाँ पे ना आप घबराइएगा मत, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकते हैं कि एरे का इंप्लीमेंटेशन करके आप जो है इंसर्ट करवाइए। तो सिंपल सी बात है, वो आपसे और कुछ नहीं पूछ रहे, वो आपसे यही वाला एल्गोरिथम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स ऑफ पुश ऑपरेशन के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं ओवरफ्लो कंडीशन की। अब ओवरफ्लो वाली कंडीशन क्या थी, ओवरफ्लो वाली कंडीशन थी कि स्टैक फुल है कि नहीं। अगर स्टैक फुल है तो हम उसको क्या बोलते थे, ओवरफ्लो। और वो हम कैसे चेक करेंगे, टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स -1। ठीक है, टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स -1 वाली कंडीशन में इसको चेक करेंगे कि हमारे पास स्टैक फुल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंक्रीमेंट करेंगे, हम टॉप का टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1 और इंसर्ट करवा देंगे। हम क्या लिख के इंसर्ट करवा देंगे, हम ये लाइन लिख के कि जैसे मुझे मान लो अभी मैंने आपको बताया कि मुझे ई इंसर्ट करवाना था पहले वाले एग्जाम्पल में, तो मैं ऐसे लिख दूंगी स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू ई।
ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, देखो ध्यान से देखिएगा, इफ टॉप इज इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, हमने यहाँ पे लिख दिया मैक्स माइनस वन। अगर हमारा टॉप जो है, मैक्स मतलब देखो कितना हो सकता है, देखो मैक्स आपका कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैक्स से एक कम है तो यानी एक की स्पेस है। जैसे अगर मान लो मैंने फिक्स वैल्यू सेट कर ली कि मेरा मैक्स 6 है, ठीक है, तो अगर अभी स्टैक में 5 ही एलिमेंट्स है यानी स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और अगर मैक्स मतलब ये मान लो 6 ही होंगे तो यानी काम नहीं बन पाएगा, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर बेसिकली पहले कंडीशन आपको चेक करनी है, अगर ऐसा है तो इफ अगर तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा कि स्टैक यहाँ पे आपका फुल है। नहीं तो आपको अगर मान लो कि स्टैक अंडर फ्लो है यानी कि स्टैक एम्प्टी है, तो आप क्या करोगे, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन, और स्टैक को टॉप इज इक्वल्स टू आइटम, यानी कि वही कि टॉप मतलब डी फोर्थ वाली पोजीशन पे था, देखो यहाँ पे डी फोर्थ वाली पोजीशन पे था, सॉरी थर्ड वाली पोजीशन पे था, तो डी को मैंने क्या कर दिया, टॉप ऑफ डी मतलब 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू टॉप इक्वल्स टू 4 एंड स्टैक टॉप इज इक्वल्स टू ई, मतलब फोर्थ वाली पोजीशन पे हमारा ई जो है वो वहां पे हो गया, और यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही चेक करना है। देखो, और आपको अगर अभी ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये आपने तो पहले बोला था कि हमें -1 चेक करना है, तो ऊपर वाली कंडीशन में हम वही कर रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है, जो दोनों की फर्स्ट स्टेप है, उसमें हम सिर्फ एक ही चीज चेक कर रहे हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, मतलब, और स्टैक एम्प्टी होने का क्या मतलब है कि टॉप हमारा इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अगर ये है तभी हम आगे मूव करेंगे, नहीं तो हम आगे मूव नहीं करेंगे। और आगे मूव करेंगे तो क्या क्या होगा, पहले टॉप इज इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, फिर स्टैक इज इक्वल्स टू टॉप इक्वल्स टू आइटम एंड एंड हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इंसर्शन जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप पे ही हो सकता है, एक ही एंड पे, मैंने आपको बता दिया था। एलआई ऑफ प्रिंसिपल को यूज करता है, और पुश जो है वो ओवरफ्लो कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पुश करके आप इंसर्ट करवा लो एलिमेंट्स को, और जब आप इंसर्ट करवाओगे तब आपकी जो ये है स्टैक है वो फुल हो सकती है, तो ये आपका ओवरफ्लो वाला काम यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको ये पूरी तरीके से इंसर्शन यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब डिलीशन इसके बाद बहुत ही इजी है। अगर आपको इंसर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो यानी आपको डिलीशन भी इसके बाद बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत ही स्लाइड चेंजेस हैं, तो आप चलते हैं डिलीशन पे। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे मैंने वही अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे समझा के रखा है। तो देखो वही सेम एग्जांपल मैंने आपको लिया है ABCD, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उनको अरेंज भी कर दिया है, टॉप भी देख लिया है। अब देखो क्या हो रहा है, टॉप इक्वल्स टू 3 है अभी, ठीक है, तो मैंने मान लिया कि टॉप इक्वल्स टू 3 है। अब मैं क्या कर रही हूँ, टॉप इज इक्वल्स टू टॉप -1, एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रही हूँ। तो मेरा टॉप अब क्या होगा, एक मैंने जब माइनस किया 3 से तो 2 हो गया, फिर मेरा हो गया 1 और फिर हो गया 0। तो जब तक 0 नहीं आता है तब तक आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर 0 आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा, 0 भी आपने डिलीट कर दिया तो आपको समझ में आया कि आपका टॉप क्या हो जाएगा, फिर टॉप हो जाएगा इक्वल्स टू -1, जो कि बताता है कि वैल्यू जो है, मतलब जो स्टैक जो है वो है एम्प्टी। ठीक है, तो अगर आपने 0 के बाद एक और -1 कर लिया तो आपको समझ में आया कि आपका अब जो स्टैक है वो खाली हो चुका है। तो जब तक -1 नहीं आता तब तक आप जो है एलिमेंट्स को अपने स्टैक में से कंटिन्यूअसली हटा सकते हो। ठीक है, एक एक -1 करके, मतलब एक एक वैल्यू को डिक्रीमेंट करके। तो हो क्या रहा है, इवेंचुअली बस आप टॉप की वैल्यू ले रहे हो और उसमें से एक एक वैल्यू का डिक्रीमेंट आप यहाँ पे करते चल रहे हो। ठीक है, अब आते हैं कुछ टेक्निकल भाषा में जिसको मैं कहती हूँ बेसिकली आपका एल्गोरिथम। आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो देखते हैं। तो डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट इज इन स्टैक इज कॉल्ड एज पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ पे इस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन बोलते हैं हम इसको। और इस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जो मतलब टॉप वाला एलिमेंट होता है, जैसे उसमें था D, सबसे पहले वो हटेगा। जब हमने -1 किया, 3 -1 तो 2 हो गया। फिर आ गए हम C पे, फिर हमने 2 -1 किया तो हम आ गए B पे, फिर आ गया 1 -0, फिर आ गए हम A पे तो आ गए 0 पे, और 0 -1 करने के बाद हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी हमारा हो गया। तो इस तरीके से जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो हमारे स्टैक का रिमूव होता गया। D हुआ, फिर C हुआ, फिर B हुआ, फिर A हुआ, एक एक वैल्यू को माइनस करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है यहाँ पे अंडरफ्लो वाली कंडीशन, यानी कि जो स्टैक है वो आपका अंडरफ्लो है कि नहीं है, मतलब उसमें जो है एम्प्टी है कि नहीं है। मतलब आपको टॉप इज इक्वल्स टू -1 चेक करना है। इसके बाद अगर आपका
आपका स्टैक अंडर फ्लो है तो वो प्रिंट होके आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पे लिखना है कि आइटम जो है स्टैक के टॉप पे वो क्या है। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, d इज इक्वल्स टू स्टैक टॉप, ठीक है, d इज इक्वल्स टू स्टैक टॉप यहाँ पे मेरा था, फिर इक्वल्स टू टॉप इक्वल्स टू टॉप -1, मतलब d फोर्थ वाले पे था, ठीक है, डी थर्ड वाले पे था, तो डी का मैंने लिखा टॉप इज इक्वल्स टू 3 - 1, तो टॉप हो गया अप 2, ठीक है। तो जैसे ही टॉप 2 हुआ तो इवेंचुअली क्या हुआ कि डी हट गया और अब टॉप पे सी आ गया जो कि था 2 नंबर पे। आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में कि डी हमारा हट गया और टॉप पे कौन आ गया, सी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, फिर उसी आइटम पे सी पे हमने रिटर्न कर दिया, और इस तरीके से हमने क्या करा, हमने जो है एलिमेंट को डिलीट कर दिया। लेकिन जब आपने ये लिखा है, जब आपने ये लाइन लिखी है, तो आप कहीं ना कहीं इसको एक गार्बेज वैल्यू में स्टोर कर ही रहे हो, लेकिन हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट है डिलीट करना। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि टॉप इक्वल्स टू -1 है कि नहीं है, अंडरफ्लो है कि नहीं है, और अगर हुआ तो बेसिकली मतलब देखो एम्प्टी है, अगर स्टैक एम्प्टी है तो नहीं चल पाएगा, राइट। अगर भरा हुआ है तो ही डिलीट हो पाएंगे ना कुछ आइटम्स। तो ये आपको पहले ये कंडीशंस चेक करनी है, उसके बाद हमें जो भी एलिमेंट को डिलीट करना है उसका हमें लिखना है, फिर टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 करना है, फिर रिटर्न कर देना है, फिर एंड कर देना है। सिमिलर टू व्हाट वी डिड हियर, हमें पहले डी को डिलीट करना चाहिए था स्टेप पहले स्टैक के टॉप से, तो हमने वो लिखा है। फिर टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 यानी कि 3 - 1 हमने लिखा है। फिर हमने टॉप 2, हमारे पास बेसिकली हमने अपने अंडरस्टैंडिंग लिखा कि टॉप 2 आ जाएगा, फिर हमें वही रिटर्न करना है सी वाले आइटम पे और हमें एंड कर लेना है। तो आई गेस आपको डिलीशन भी समझ में आ होगा, यहाँ पे बस आपको डिक्रीमेंट ही करना है एक वैल्यू से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि बेसिकली डिलीशन जो है सिर्फ और सिर्फ टॉप से ही होगा। अगेन देखो यहाँ पे सबसे पहले डी डिलीट हुआ, फिर सी डिलीट हुआ, फिर बी डिलीट होगा, फिर ए डिलीट होगा, तो ये भी सिर्फ एक ही एंड से टॉप से ही होगा। अगेन ये भी LIFO वाला प्रिंसिपल यूज करता है, और ये अंडर फ्लो वाली जो है पॉप जो है अंडर फ्लो वाली कंडीशन जो है कॉज कर सकता है, क्योंकि अंडर फ्लो का हमें पता है कि ये जो है एरे को एम्प्टी कर सकता है आइटम्स को डिलीट करके, ठीक है। तो आई गेस आपको डिलीट वाला ऑप्शन भी, डिलीट वाला जो भी एल्गोरिथम है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए, तो आपको अभी तक देखो मैंने आपको एक चीज समझाई कि अभी तक आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे हमने एरे और लिंक लिस्ट का कहीं यूज नहीं पढ़ा, जबकि हर कोई ये बोलता है कि एरे लिंक लिस्ट आपका इसमें आएगा, एरे लिंक लिस्ट ऐसा होगा ऐसा होगा। तो देखो यार इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इवेंचुअली मैं आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पे आपका बात क्या रखते हैं ये लोग सब लोग कि यहाँ पे आपका जो एरे है उससे आपका ये वाला जो ये काम जो हो रहा है इंसर्शन डिलीशन का, ये एरे वाले ही लॉजिक है, ठीक है। लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस आता है एरे और लिंक लिस्ट में, जो आपसे पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि हम स्टैक में एरे और लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। तो वो ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आपके RGPV नोट से ही इतनी ही जो है पॉइंट है। तो आई गेस बस इतना ही पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैक को एरे और लिंक लिस्ट से कनेक्ट करके, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 2 ways, they are as follow using array and using linked list. When stack implemented using array, the stack can organize only limited number of elements. तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि array में एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टैक जब इम्प्लीमेंट किया जाता है लिंक लिस्ट की तरीके से, तो वो अनलिमिटेड नंबर्स को यहाँ पे स्टोर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो रहेगा स्टैक ही जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको एरे और लिंक लिस्ट को उतना ज्यादा प्रभाव देने की जरूरत नहीं है। तो आपको इतना जानना है कि अगर स्टैक एरे का यूज करके हो रहा है तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अगर लिंक लिस्ट का करके जा रहा है तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे आपका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज बेसिकली आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल स्टैक्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो टॉपिक है ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपका RGPV नोट्स में मेंशन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको पढ़ाने का जो है कह सकते हो आप, मुझे लगा कि आपको एक बार इसको बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इस तरह बताया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और जहाँ तक मेरी समझ है ये आपका एग्जाम्स में भी नहीं पूछा जाता है। आपका जो पूछा जाता है वो आपको इंसर्शन डिलीशन का एल्गोरिथम और अभी आगे आने वाली कुछ एप्लीकेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है। फिर भी हम इसको, क्योंकि हमारे RGPV नोट्स में है, तो हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ये क्या होता है। So when a stack is created using single array, we cannot store a large amount of data. Thus, this problem is rectified using more than one stack in the same way, a same array or sufficient array, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कहने का, कि अगर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, लेकिन वो सेम एरे में हमारा स्टोर नहीं हो सकता और सेम स्टैक में स्टोर नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया कि हमने जो है एक और स्टैक बनाया, ठीक है, और हमने उसमें स्टोर करने की कोशिश करी इस पूरे को उसको। तो ये जो टेक्निक है ये मल्टीपल स्टैक बनाना मतलब मल्टीपल स्टैक कहलाती है। क्या टेक्निक, कि एक स्टैक जब हम क्रिएट कर रहे हैं सिंगल एरे से, तो हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें एक से ज्यादा स्टैक चाहिए एक ही एरे में, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही एरे में हमें एक से ज्यादा स्टैक चाहिए ताकि हम जो है बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर पाए, और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्टैक बोलते हैं। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन टू स्टैक्स देयर शुड बी टू टॉप वेरिएबल्स, और ऑब्वियस सी बात है, हमने ये चीज अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर हमें स्टैक बनाना तो उसमें ऑब्वियसली दो टॉप वेरिएबल मतलब स्टैक में सिर्फ एक ही आपका एंड होता है, एक स्टैक में एक ही एंड होता है जो कि होता है टॉप, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पे दो टॉप वेरिएबल्स को बनाना पड़ेगा, तो टू इंडिकेट द टॉप ऑफ बोथ दी स्टैक्स। तो अगर हमें एक सेम एरे में ही दो स्टैक बनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो टॉप वेरिएबल्स को यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा। बोथ द स्टैक्स कैन ग्रो अप टू एनी एक्सटेंट फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू मैक्सिमम। अब हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन से मैक्सिमम तक ये कहीं भी जा सकते हैं, एंड मैक्सिमम तक जा सकते हैं, और यहाँ पे हेंस देयर शुड बी वन मोर वेरिएबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड। तो यहाँ पे अब ये क्योंकि मैक्सिमम तक जा सकते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टैक किस मैक्सिमम एक्सटेंट तक जा रहा है। तो इसके लिए हमें ट्रैक रखने के लिए भी, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करने के लिए भी एक जो है वेरिएबल हमें चाहिए रहेगा, और इस वजह से ही हमें इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए रहेगा जो ये काम कर पाए, ठीक है। तो द ओवरफ्लो कंडीशन विल अपीयर, ठीक है, तो एक ओवरफ्लो वाली कंडीशन अपीयर होगी, मतलब फुल वाली कंडीशन जब अपीयर हो जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला स्टैक जो है यहाँ पे भर गया, ठीक है। इफ काउंट बिकम्स इक्वल टू ग्रेटर देन द एरे साइज, यहाँ तक कि मतलब अगर आपका जो काउंट है वो इक्वल हो जाता है या एरे के साइज से बढ़ जाता है, तो अंडर वाली फ्लो कंडीशन बढ़ सकती है फ्रॉम एंटी स्टैक, ठीक है। तो अंडर फ्लो वाली कंडीशन आ सकती है, विल अपीयर इफ काउंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि हमें यहाँ पे अगर ये ट्रैक रखना है कि मैक्सिमम वैल्यूज तक कौन सा जो स्टैक है पहुंच रहा है, तो हम वो कैसे रखेंगे, जब बेसिकली जो वैल्यू है वो एरे के साइज के इक्वल हो जाएगी और या फिर उससे ग्रेटर हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि ऑब्वियस सी बात है क्या हुआ यहाँ पे ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ गई, मतलब स्टैक जो है फुल हो गया। लेकिन अगर अंडर फ्लो वाली कंडीशन जानना है तो कब होगी, एम्प्टी स्टैक कब अपीयर होगा, जब इफ काउंट मतलब जो काउंट है वो ही 0 के बराबर का हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दूं तो इम्प्लीमेंटेशन इज स्टैक मल्टीपल स्टैक और आपके दो ब्रैकेट इंट टॉप 0 टॉप 1 इंट काउंट इंट नंबर और आपका ये क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कोड आता है जिसमें आपने पहले ये चेक कर लिया कि आपका टॉप 0 है, कि क्या आपका जो टॉप है वो क्या है, मतलब आप बेसिकली टॉप चेक करना चाह रहे हो। फिर आपका काउंट कितना है, जिससे आपको ये पता लगा कि भाई अगर पूरा काउंट ही एरे के साइज के बराबर का ही काउंट हो गया और उससे बड़ा है तो कंडीशन ओवरफ्लो वाली है, और अगर काउंट 0 है तो अंडरफ्लो वाली। तो चेक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, इंट काउंट हम चेक करेंगे और किस नंबर पे है एग्जैक्टली, अगर कहीं बीच में है, क्योंकि ये तो चेक हो जाएगा, चलो अब ओवरफ्लो अंडरफ्लो आपको चेक हो गया, अगर 0 हुआ तो अंडरफ्लो, ओवरफ्लो हुआ तो बिल्कुल आपका लास्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी बीच वाले नंबर में तो कैसे पता चलेगा, इंट नंबर से पता चल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे जो कोड है इस तरीके का यूज करना पड़ता है इस पूरे एरे को एक ट्रैक रखने के लिए। और यहाँ पे इसकी जो आपको एक स्ट्रक्चर मतलब आपको डायग्राम भी इसका दिख रहा होगा कि एक स्टैक जो है हमने 0 से स्टार्ट किया है और एक स्टैक जो है आपने देखा जो हमने लास्ट से स्टार्ट किया है, जो हमने ABC वाला है और ये 1 2 3 वाला है, तो इसको हमने 0 से स्टार्ट किया और उसको हमने 9 से स्टार्ट किया। अब हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि पहले ये वाला भर जाए और पहले ये वाला भर जाए, तो कुछ भी तरीका हमारा हो सकता है। तो बस इन्हीं सब चीजों को ट्रैक रखने के लिए हमने जो ये कोड यहाँ पे लिख रखा है, इसको आपको यहाँ पे जानना जरूरी होता है कि कौन सा क्या किसका टॉप है, कितना क्या किसका काउंट है और कितना कौन से नंबर पे है। अगर एग्जैक्टली काउंट नहीं जान पा रहे, क्योंकि काउंट तभी पता चलेगा वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो वाली कंडीशन के लिए, जो कि सिर्फ मैक्सिमम और 0 दिखाएगी। तो अगर एग्जैक्टली किसी बीच नंबर में है तो वो इंट वाले नंबर से हमें यहाँ पे पता लग जाएगा। सो दिस इज मल्टीपल स्टैक्स। यहाँ पे हमारे मल्टीपल स्टैक्स आता है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक ही स्टैक में स्टोर नहीं कर पा रहे, तो हमें एक सेम एरे में दो स्टैक बनाने पड़ जाएंगे और हम
जो है डाटा को ज़्यादा स्टोर कर पाएंगे। लाइक अगर 1 2 3 4 5 6 और ABCD हमें इन सबको एक ही एरे में स्टोर करना है, लेकिन हमें चाहिए कि भाई ABCD वाला स्टैक अलग हो और 1 2 3 वाला स्टैक अलग हो, तब हम मल्टीपल स्टैक्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको मल्टीपल स्टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कुछ एप्लीकेशंस। नाउ ये एप्लीकेशंस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जितनी भी एप्लीकेशंस दिख रही हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, देखो यहाँ पे अभी आपकी जितनी सिलेबस में मैं आपको बता दूँ, सिलेबस के हिसाब से आपके कुछ ही ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। तो वो जो कुछ है मैं आपको वो कुछ ही आज बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपके सिलेबस में मैंशनड है, जो आपके नोट्स में मेंशनड है, और कुछ कुछ तो आपको ऐसा भी है जो नोट्स में नहीं मेंशन, जो लेकिन उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको क्या करा, इसलिए मैंने जितनी भी एप्लीकेशंस थी मैंने सबसे पहले वो ढूंढी है। ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपकी आती हैं स्टैक की, और मैंने इनको क्या करा है, मैंने इनको इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, ताकि अगर, क्योंकि सब में ही स्टैक तो यूज हो ही रहा है और हमने इवेंचुअली अभी पूरा स्टैक का जो स्ट्रक्चर है, क्या इंसर्शन डिलीशन, वो सब तो देख ही लिया है। तो अगर आपको बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पता होगा कि अच्छा ये ऐसे यूज करते हैं, बाकी आप उसमें अगर पूरा स्टैक भी लिख के आ जाओगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने जो सारी एप्लीकेशंस है वो यहाँ पे लिख के दे दी। तो हम एक एक काम करेंगे, एक सबसे पहले मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट तो बना ही दी, लेकिन मैं आपको इसमें से बता देती हूँ कि टोटल जो इम्पोर्टेंट वाली है वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली हम अभी एक एक करके इसको कवर अप करेंगे टेबल में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाली है हम उनको डिटेल में कवर अप करेंगे। कौन सी डिटेल में कवर अप करने वाली है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफ्लिक्स टू प्रीफिक्स, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एंड रिकर्शन एंड टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम। ये 5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो, और एक होगी रिकर्शन। ठीक है, हाँ रिकर्शन मैंने कर दिया है, यस। तो ये 5 ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जितनी भी आपकी ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और या फिर ये इन्हीं के ही बेसिस पे करी जाती है। तो आप इसको बहुत ही इजीली देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, आप उसी से ही समझ के लिख पाओगे कि हाँ अच्छा बस इसको इतना ही करना है। और अभी मैं आपको समझाती भी जाऊंगी किस तरीके से आपको अगर एग्जाम में ये एप्लीकेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आता है या आपको एल्गोरिथम लिखना आता है तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी ही जाती है और आपको पढ़ाया भी जाता है। आई गेस आप कॉलेज में अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते होगे तो आपको पता होगा कि जो 5 एप्लीकेशंस हैं, कुछ कुछ लोग तो टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम को भी उतना नहीं भाव देते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है इसलिए मैंने उसको भी आज ऐड किया है। लेकिन इवेंचुअली जो मैंने रेड से मार्क करी है यही सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होती हैं स्टैक की। तो चलिए अब हम बात करते हैं सारी और उनके कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे अनडू एंड रीडू ऑप्शन इन टेक्स्ट एडिटर, मतलब अनडू एंड रीडू वाले में भी आपको मैं पहले तो अपनी भाषा में बता देती हूँ। देखो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया PYTHON, मैंने पाइथन लिख दिया। ठीक है, और मैंने लिख दिया, मैंने गलती से P भी लगा दिया इसमें, मैंने पाइथन P लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको करना है अनडू, मतलब मुझे P को हटाना है। तो P सबसे आखिरी में ऐड हुआ और सबसे पहले ही हट जाएगा, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, रीडू में भी यही चीज होती है। ठीक है, जो हम वापस ला सकते तो सबसे आखिरी में जो हमने मतलब डिलीट किया, ठीक है, सबसे आखिरी में, मतलब मेरे को अगर मान लो P को वापस लाना तो मैंने जो सबसे आखिरी में डिलीट किया वही सबसे पहले आएगा। मतलब अगर मान लो मैंने उसके बाद ऐसा कर दिया मैंने कि मुझे n को भी हटाना है इसमें से, सबसे पहले P हटा फिर n हटा, तो सबसे आखिरी में जो हटा जो था n वही सबसे पहले आएगा। राइट, तो अनडू एंड रीडू वाले में भी आपका स्टैक ही यूज होता है। सो स्टैक्स प्रोवाइड्स प्रीवियस एक्शन टू अनडू एंड रीडू ऑपरेशंस इजीली। फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, ये तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, तो इसको अगर आपको यहाँ पढ़ना भी है तो इनफिक्स एक्सप्रेशंस टू पोस्टफिक्स फॉर्म, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जानने जैसा कुछ भी नहीं है। सेम गोज विथ प्रीफिक्स 1 एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स 1, और अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में भी यही जैसे इसका भी जो, अब देखो यहाँ पे आपका, आप बोलोगे कि ये वाला में क्या, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में जो आपका बोर्ड मास रूल आता है, ठीक है, बोर्ड मास रूल, उसमें जो इवेल्युएट करते हो, मतलब पहले क्या आएगा प्लस माइनस, इसमें भी हम इसको देख लेंगे जो मैंने आपको बताया था, इवेल्युएशन ऑफ
इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, वही आपका ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन में भी आपका यहाँ पे काम आ जाएगा। चेकिंग सिंटेक्स चेकिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, तो बेसिकली सही बात है कि सिंटेक्स जो चेक करते हैं ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, ये भी आपका पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स और इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस में आ जाएगा। बस ये चेक करता है कि सही जगह पे उनका प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं। इसको भी हम एक क्वेश्चन के तरीके से समझ लेंगे, जो कि अगेन तीनों ही इन तीनों एप्लीकेशन में ही कवर अप हो जाएगा। parenthesis matching, stack variances where the opening and closing brackets are balanced, तो बेसिकली सही बात है, आपके कुछ कुछ एक्सप्रेशंस में जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको भी एक तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ता है कि कहाँ वो आएंगे और कहाँ नहीं आएंगे, उसको भी ये वेरीफाई करता है, उसको भी ये चेक करता है। तो जो हम आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इनफिक्स पोस्टफिक्स और इसके, उसमें आपको समझ में आ जाए किस तरीके से ये चेक करता है। रिकर्शन, रिकर्शन तो यही है कि हमें फंक्शन जो है कॉल करता है आर स्टोर्ड इन स्टैक अंटिल बेस्ड कंडीशन इज रीच, तो जब तक जीरो नहीं आता तब तक वो फंक्शन कॉल करता ही जाता है। मतलब वही वाली बात है कि इंसर्शन होता, डिलीशन होता ही जाएगा जब तक आपका, अगर मुझे पूरा स्टैक एम्प्टी करना है तो डिलीशन तब तक होता ही जाएगा जब तक -1 नहीं आ जाता। ठीक है, फिर रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, तो आप क्या कर सकते हो, अब रिवर्सल कैसे करना है, मान लो मुझे जीरो वाले एलिमेंट को सबसे टॉप पे लाना, तो मैं सबसे सबसे पहले मैं पूरा सबको पॉप कर दूंगी, सारे एलिमेंट्स को पॉप कर दूंगी, फिर पुश कैसे करूंगी कि जो सबसे ऊपर था उसको मैं जीरो वाले पे रख दूंगी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं एक एक करके बाद फिर रिवर्स वाले ऑर्डर में पुश करती जाऊंगी, तो मेरा पूरा जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, देन अब मैं बात करती हूँ टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम की। तो टावर ऑफ हेनॉय प्रॉब्लम क्या होगा, ये मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से इसमें भी रिकर्शन ही यूज होता है और इस किस तरीके से हम इसमें स्ट्रिंग्स को अटैच करते हैं। ये गेम होता है बेसिकली, तो ये मैं आपको ये लास्ट एप्लीकेशन जो हम 5 एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसमें से लास्ट वाली एप्लीकेशन होगी, तो डेफिनेटली मैं आपको उसमें ये बताने वाली हूँ। फिर फंक्शन कॉल्स मैनेजमेंट, तो ये सारे फंक्शन और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, रिटर्न करके रखता है एड्रेसेस पे, तो डेफिनेटली जो सारी इन्फॉर्मेशन है रिटर्न करता है एड्रेसेस को, तो ये स्टैक वो भी स्टोर करके रखता है। मतलब वही बात है कि अगर आपने ऐसा हो कि अगर आपने किसी एलिमेंट को डिलीट कर दिया हो, ठीक है, किसी एलिमेंट को अगर आपने डिलीट कर दिया तो आपको लग रहा है कि वो डिलीट हो गया हो, लेकिन नहीं, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो कहीं जाके स्टोर हो रहा है। सिमिलर टू व्हाट, कि जैसे आपने अगर किसी को आपने गूगल सर्च किया, तो आपकी गूगल सर्च हिस्ट्री में तो वो जो आपने सर्च किया वो रहा ही है ना, तो वैसे ही जो है ये मैनेजमेंट देखता है। फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये आपने एआई में पढ़ी होगी, तो ये क्या करता है, जब आप पूरे ग्राफ्स को ट्रैवर्स करते हो कि कौन सा पॉपुलर सोल्यूशन होना चाहिए, आप जब डीप टू डीप जाते जाते हो कि मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जैसे आप बहुत सारे नेविगेशन पाथ्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसमें डीप, जैसे इससे बहुत अच्छा एग्जांपल, आप कंप्यूटर वाली बात करती हूँ मैं, तो देखो फोल्डर्स आपके होते हैं कंप्यूटर में, तो आप क्या करते हो उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च आप लगाते हो कि किस मतलब फोल्डर में आप जाते जाओगे आपको पूरा एंड तक जाना पड़ेगा, फिर ही आप दूसरे वाले फोल्डर में जा पाओगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर है और डॉक्यूमेंट्स में आपका एक और फोल्डर है जो कहता है आप माई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पूरे तक जाओगे। अब उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ एआई पीडीएफ, हो सकता है आपकी कुछ डीएसए पीडीएफ, सब कुछ हो, तो आपको एकदम एंड तक जाना पड़ेगा, उस पूरा ट्राइवर्स करना पड़ेगा। तो ये जो स्टैक है वो ट्राइवर्सिंग में भी बहुत हेल्प करता है कि आपको पहले ये बताता जाता है कि कौन सा आपने ट्राइवर्स कर लिया। मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके एआई वाले में आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो, तो इसने वो ग्रुप को जाके पूरा ट्राइवर्स करके देख लिया ग्राफ को कि हाँ अच्छा इसमें आपके नहीं थे, तो अब आप आगे जा सकते हो और आप किसी और फोल्डर में जाके देखोगे। तो जो एक पीछे वाली मेमोरी जो है जिसकी कि उसमें नहीं है, मतलब एआई वाले डॉक्यूमेंट्स में आपका जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, वो भी स्टैक जो है ट्राइवर्स करने में यहाँ पे हेल्प करता है। बैक ट्रैकिंग, ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मान लो आगे जाके मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एआई वाले में भी सेकंड मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उस सेकंड फोल्डर में मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा। अब अगर मुझे बैक जाना है वापस प्रीवियस स्टेट्स में, तो मैं क्या करूंगी, बैक ट्रैकिंग करूंगी, मतलब पीछे वापस आऊंगी, क्योंकि आगे जाने से तो मैं फेल हो गई, तो मैं पीछे आऊंगी वापस, और पीछे जाके मैं फिर से सोल्यूशन चेक करूंगी, तो उसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस, मतलब अगर कुछ इंटरप्शंस आते हैं, कुछ मेमोरी अलोकेशन में काम अगर हमें चाहिए, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है मेमोरी को स्टोर करने में। ठीक है, तो ये सारे स्टैक के एप्लीकेशंस थे। लेकिन मैं आपको वापस बता दे रही हूँ, ये आपको मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसलिए बताया क्योंकि जो मोस्टली है उसको जो हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं वो सेम उसी के जैसे ही है, और बाकी जो है वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जो कि हमने अभी देखी बहुत सारी एप्लीकेशंस, उसमें से हम जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज रिकर्शन। तो उसको हम देखते हैं। अब रिकर्शन को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं क्या होता है, तो देखो, अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। मतलब अगर आप एक फंक्शन जो खुद ही को बुला रहा है बार बार, उसको हम बोलेंगे रिकर्शन। ठीक है, अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है स्टैक में, देखते हैं ध्यान से। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, दैट इज अ फैक्टोरियल प्रोग्राम। और मैं आपको यही चीज को एडवाइस करूंगी कि अगर आपको एग्जाम में भी इसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाने को आए, तो आप यही वाला एग्जाम्पल लिख के आइएगा फैक्टोरियल प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट फैक्ट n, ठीक है, और दो ब्रैकेट्स हमने खोलिए। अब इफ n इज इक्वल्स टू 1, रिटर्न वंस, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, दिस इज n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरी कंडीशन बनाई है। अब ध्यान से मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखो, तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने सबसे पहले मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अब मैं थोड़ा सा ना आपको ब्लैंक स्क्रीन पे लेके चलती हूँ ताकि समझाना ईजी हो। ठीक है, देखो एक एक लाइन में समझाती हूँ इसमें। ठीक है, देखो इन्होंने क्या लिखा है हमें यहाँ पे, जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया, मैं वापस वो यहाँ पे लिख रही हूँ। इंट फैक्ट n, ठीक है, उसके बाद हमने दो ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, फिर हमने लिखा है इफ n इक्वल्स टू 1, मतलब हमारा जो है n 1 हो जाए, ये हमारा है। तो रिटर्न टू 1, मतलब क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम फैक्टोरियल लिखते हैं तब हम रिटर्न करते हैं 1 को। एल्स रिटर्न n इंटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को और अच्छे से लिख लेती हूँ, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको मैं आपको स्टैक पे करके बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये स्टैक बनाया। ठीक है, अब मुझे मान लो फैक्टोरियल 4 निकालना है, मुझे निकालना है फैक्टोरियल 4, मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालूंगी मैं, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है फैक्ट 4। ठीक है, 0 इंडेक्स पे मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद मेरे को इधर निकालना होगा फैक्ट 3। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या पता है कि n माइनस 1 मुझे करते चलना है, मतलब मेरा जो दूसरा होगा, मतलब जो ये होगा वो मेरा होगा n इंटू फैक्ट n माइनस 1। ठीक है, तो मतलब 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1, दैट इज 4 इंटू फैक्ट 3। ठीक है, तो 4 इंटू फैक्ट 3। अब मुझे पता है कि फैक्ट 3 निकालने के लिए मुझे वापस एक और करना पड़ेगा, 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस 1, दैट इज 3 इंटू फैक्ट 2। राइट, सो यहाँ पे मेरा फैक्ट 2 जब आएगा तो हो जाएगा 3 इंटू फैक्ट 2। ठीक है, और अगर मुझे फैक्ट 2 निकालना तो फैक्ट 1 भी आएगा, क्योंकि पता है हमारे पास, नहीं तो 1 तक हमें जाना ही है। ठीक है, तो 2 इंटू फैक्ट 2 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू फैक्ट 1। ठीक है, तो 2 इंटू फैक्ट 1। अब अगर मैं एक चीज नोटिस करूं यहाँ पे, कि हमको पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये पहला आ गया 2 इंटू 1 फैक्टोरियल जो कि था 2, फिर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, जैसे हमको यहाँ से पता चला, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर हमको यहाँ में हमने देखा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा
हमारे पास कितना हो जाएगा ये 24। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा 4 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 24। तो इस तरीके से हम अगर स्टैक का यूज करके फैक्टोरियल निकाले तो हमारा काफी ज़्यादा ईजी होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला जो हमें फॉलो करना पड़ता है वो ये होता है n इंटू फैक्ट n माइनस 1। अब मैं यही चीज आपको इधर थोड़ा समझा क्योंकि मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख रखा है यहाँ पे। तो देखो हमें बेसिकली इसमें हमारा काम क्या था कि हमें फैक्टोरियल 4 ढूंढना है जिसको हमने सबसे लास्ट में रखा। फिर हम उससे n-1 तक जाते रहे जब तक 1 नहीं आया। और जैसे ही 1 आ गया हमने सबको जो क्या कर दिया क्योंकि हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो हमने वो उसकी वैल्यू डाली और हमने 4 फैक्टोरियल तक हम पहुंच गए जो कि हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। सो दिस इज ओनली रिकर्शन जो हम कंटिन्यूअसली उसी को कॉल करते चलेंगे मतलब देखो फैक्ट वन की हमें वैल्यू मिल गई तो हमने फिर फैक्ट वन से फैक्ट टू कैलकुलेट करा, फैक्ट टू से फैक्ट थ्री करा, फिर फैक्ट थ्री से हमने फैक्ट फोर कैलकुलेट कर लिया जो हमारा एग्जैक्टली हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये बेसिकली यही सीन होता है रिकर्शन में कि वो बार बार कॉल करते ही जा रहे हैं जब तक हमारा 1 नहीं आता। तो ये फैक्टोरियल वाले में रिकर्शन यही उसका था कि बार बार 2 कॉल हुआ फिर 3 कॉल हुआ तो बार बार वही चीजें कॉल होती हमारी जा रही है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा रिकर्शन का एप्लीकेशन एग्जाम्पल। कुछ जो बेसिकली इसमें डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज लिखी जाती है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिकर्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है, रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। तो इवेंचुअली बात है कि अगर हमें फैक्टोरियल 4 कैलकुलेट करना था तो हम पहले फैक्टोरियल 3 पे गए, 2 पे गए, 1 पे गए, फिर उसके बाद हमको वापस वही कॉल करना पड़ गया आखिरी में 4 अंटिल द बेस कंडीशन इज रीच। तो बेस कंडीशन हमारी क्या थी, जब तक हम 1 फैक्टोरियल तक ना पहुंचे, क्योंकि हमें पता था 1 फैक्टोरियल 1 होता है। और सब प्रॉब्लम्स हमने डिवाइड किया, हमने मतलब फैक्ट 4 को हमने 3 2 1 में डिवाइड किया एंड हम कीप ऑन कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब क्योंकि 4 की वजह से 3 2 1 आए तो हमने उनको ही बार बार कॉल करके रिकर्शन जैसा प्रोग्राम अचीव किया। तो रिकर्शन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक in which function calls itself to solve a problem by breaking into smaller sub problems until the base condition is reached। तो ये कंडीशन जब तक हमारी रीच हो जाती है तब तक हम बार बार सब प्रॉब्लम्स को फंक्शन को बार बार सॉल्व करते रहेंगे, उसको ही कॉल करते रहेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है रिकर्शन की, जैसे कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जो रिकर्सिव फंक्शन है वो अपने फंक्शन को या फिर डायरेक्टली कॉल कर सकता है या इनडायरेक्टली कॉल कर सकता है। एंड एवरी रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव अ बेस टर्मिनेशन कंडीशन। और हमेशा हर एक रिकर्सिव फंक्शन के पास एक बेस और टर्मिनेशन कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे थी हमारी कि हमें 1 फैक्टोरियल तक पहुंचना था तो वही हाँ यहाँ पे भी फॉलो हुआ कि हमारे पास एक बेस और टर्मिनेशन कंडीशन है। रिकर्सिव कॉल्स आर स्टोर्ड इन सिस्टम स्टैक। तो बेसिकली जो रिकर्सिव कॉल्स होते हैं, मतलब जैसे हमने 4 के लिए 3 को कॉल किया था, 2 को कॉल किया, 1 को कॉल किया, तो वो सारे स्टैक के सिस्टम में स्टोर हुए। यहाँ पे हमने देखा हमने एक स्टैक बनाते गए, हम इसका फैक्ट 3 फैक्ट 4 फैक्ट 2 फैक्ट 1, तो इसका हमारे पास यहाँ पे ये स्टोर हुआ, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ये जो है हमारे पास सिस्टम में ये स्टोर होता चला। फिर ईच फंक्शन हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ वेरिएबल्स। तो हर एक फंक्शन के पास उनकी खुद की एक कॉपी होती है जो कि वो कॉल करते चलते हैं। जैसे कि 4 के पास भी एक कॉपी थी फैक्ट की, तो उसने फिर 3 को कॉल किया, 2 को कॉल किया, मतलब वही n इंटू फैक्ट n-1 ये एक हमारे पास कॉपी थी जिसने हमने बाकी सारे वेरिएबल्स को जो है कॉल करना स्टार्ट किया। रिकर्शन रिड्यूसेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंटू सिंपलेस्ट सब प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस सी बात है, अब 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली कैलकुलेट करना बहुत टफ था, लेकिन जब हमको 1 का पता चला तो हमने 2 इजिली कैलकुलेट करा, फिर 3 इजिली कैलकुलेट करा और फिर 4 इजिली कैलकुलेट कर लिया। विदाउट बेस कंडीशन रिकर्शन लीड्स टू इनफाइनाइट कॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका 1 फैक्टोरियल एक बेस कंडीशन नहीं होती तो शायद प्रॉब्लम हो सकती थी कि बार बार कॉल होते जाते और इनफाइनाइट कॉल्स जो है चलते रहते। Recursive solutions are often shorter and easy to understand than iterative ones। तो ये काफी तो शॉर्ट और इजियर भी होते हैं और समझने के लिए भी आसान होते हैं इटरेटिव जो है उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सारी प्रॉपर्टीज हैं आई होप आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन मेन जो मुद्दा यही है कि फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है और इसमें छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स बन जाते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके मुताबिक हम जो है बड़े तक पहुंच जाते हैं आसानी से। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि एक बेस कंडीशन हमारे पास हमेशा होना चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट कॉल्स हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं रिकर्शन में।
ठीक है। तो आई थिंक आपको रिकर्जन भी पूरा समझ में आ चुका होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम भी बता दिया है। एग्जाम्पल में आप हमेशा यही लिख कर आइएगा, फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम, जो कि एक बहुत ही ईजी है और आपके आरजीपीवी नोट्स में भी यही मेंशन्ड है। लेकिन वहां पे से अगर आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने मेरी यहाँ पे बात समझ ली है तो आपको ईजिली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पर, जो कि है इवैल्यूएशन टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बहुत ही इजी है। अब मैं आपको एल्गोरिथम बाद में समझाऊंगी, यहाँ पे मैंने पूरा एल्गोरिथम लिख रखा है 6 स्टेप्स का, लेकिन मैं इसमें आपको बाद में समझाऊंगी। अभी यहाँ पे जो है आप इजिली यहाँ पे बस एक चीज नोटिस करना कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चलो मैं एल्गोरिथम के साथ ही लाइन अप करके इसको समझाती जाती हूँ, नहीं तो फिर वो जो हमारा पूरी लीक है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं। अब क्वेश्चन में जब आपको दिया जाएगा ना, तो क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पार्ट दिया जाएगा, 8 9 4 स्टार प्लस 14 2 डिवाइड माइनस। ठीक है, और आपको ऐसे हो सकता है कि वो आपको कॉमा लगा के ना दे, आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि ये 8 अलग है 9 अलग है, ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप इसका ये है कि आपको एक ब्रैकेट ऐड करना है टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन दे रखी है इसमें आपको एक ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, सबसे पहला आपको काम यही करना है। अब आप मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें लेफ्ट टू राइट में एनकाउंटर करना है। लेफ्ट टू राइट में एनकाउंटर करना है मतलब कि लेफ्ट से लेके राइट में हमें जाना है, लेफ्ट टू राइट हमें एनकाउंटर करना है। इतना भी आपको समझ में आ गया। इफ ऑपरेंड इज एनकाउंटर्ड पुश इनटू द स्टैक। अगर ऑपरेंड हमारे पास है तो उसको हमें पुश करना है स्टैक में। ऑपरेंड क्या होता है, ऑपरेंड ये होता है यानी कि नंबर। जैसे कि इसमें अगर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे होंगे 8 9 4 14 2, तो ये सब क्या है, ये सब ऑपरेंड है। लेकिन अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड नेगेटिव, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स अगर हैं तो इस ये जब आते हैं, ठीक है, ये जब आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे स्टेप 4 आती है कि हमें जो भी हमारे पास पूरा स्टैक है उसमें से जो 2 ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं हम उनको पॉप करते हैं। और कैसे लिखेंगे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी उसका। उसके बाद हमको पॉप करने के बाद उस तरीके से ऐसे लिखना रहता है और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं और फिर हमारा आंसर आता है और फिर हम एंड कर देते हैं। तो आपको अभी एल्गोरिथम की आई थिंक बस स्टेप 4 समझ में नहीं आई होगी, बाकी सारी स्टेप समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या सिंपल रूल्स है, ध्यान से सुनिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ से मैं इस पूरे जो क्वेश्चन को है यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, और आपको ध्यान से समझाती हूँ कि किस तरीके से हमारे पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 8 9 4 मल्टीप्लीकेशन प्लस 14 2 डिवाइड माइनस। ठीक है, अब सबसे पहली स्टेप क्या थी एल्गोरिथम की, सबसे पहली स्टेप थी हमारे एल्गोरिथम की कि हमको एक ब्रैकेट ऐड कर देना है इस तरीके से, ये हमने कर दिया। दूसरी हमारी स्टेप थी कि हमको जो है हमको एक स्टैक बना लेना है। यहाँ पे हम एक स्टैक बना लेते हैं, ये हमारे पास स्टैक है। और हमारे पास बात थी कि अगर हमारे पास ऑपरेंड है, ऑपरेंड यानी कि नंबर्स ऑपरेंड है, तो हम क्या करेंगे, उनको पुश करेंगे स्टैक में। अब सबसे पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट एनकाउंटर करते हुए चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8, जो कि एक ऑपरेंड है। ठीक है, जो एक ऑपरेंड है, तो हमने इसको स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ, नाइन्थ भी एक ऑपरेंड है जिसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं 4, 4 भी एक ऑपरेंड है जिसको हमने स्टैक में पुश कर दिया। अब आता है हमारे पास एक मुश्किल घड़ी, जो कि है हमारे पास एक ऑपरेटर। ठीक है, अब ऑपरेटर आता है तो क्या उन्होंने लिखा है, देखो फोर्थ स्टेप अब ध्यान से आपको सुननी है। उन्होंने लिखा है कि अगर ऑपरेटर आता है तो हमें जो 2 एलिमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी स्टैक में है, ठीक है, उस तरीके से हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है ए और बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखो, यहाँ पे ए और बी हम पहले अपने मेंशन कर लेते हैं, सॉरी ये। तो देखो ऑपरेटर में बस यहाँ पे लिख लिया हमने ए और बी। उसके बाद हमारा जो भी ऑपरेटर है, हमारा ऑपरेटर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम कैसे लिखेंगे, उन्होंने लिखा कि पहले आप ए और बी मेंशन कर लो और फिर आपको कैसे लिखना है, बी इंटू ए
ऐसे लिखना है। तो उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे आएगा उसको हमें वापस इन दोनों की जगह पुश कर देना है। मतलब अगर जैसे बी और ए, जैसे यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू है 9 इंटू 4 दैट इज 36, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे आता है स्टैक में, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे हम इन दोनों को हटा के यहाँ पे लिख देंगे 36, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्टैक अपडेट हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक ऑपरेटर है, ठीक है 4। तो अब हम देखेंगे वापस, तभी यहाँ पे हमारे पास ए और बी कौन है, नेक्स्ट हमारे पास ए और बी 36 और 8 है। तो हमने कैसे लिख लिया, बी प्लस ए जो कि होगा 36 प्लस 8, ठीक है, जो कि होता है 44। तो अगेन हम अपना स्टैक को अपडेट कर लेंगे और हमारा स्टैक अपडेट होके हो गया सिर्फ 44। नेक्स्ट हम चले तो हमारे पास यहाँ पे है अब 14, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, अब हमारे पास है यहाँ पे 14 जो कि एक ऑपरेंड है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चले तो हमारे पास है 2 जो कि अगेन एक ऑपरेंड है, तो हम उसको अगेन ऐसे लिख लेंगे 2। और फिर है हमारे पास डिवाइड, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे अब डिवाइड आ गया जो कि एक ऑपरेटर है। तो अगेन वही सिस्टम, ए एंड बी, फिर बी डिवाइड्स ए जो कि होगा 14 डिवाइड बाय 2 दैट इज 7। तो फिर हमने अपना स्टैक को अपडेट कर लिया जो कि हो गया हमारा 44 और 7, ठीक है। अब हमारा बचा माइनस, ठीक है। तो अगेन वही सेम चीज, ए और बी, ठीक है। तो बी माइनस ए यानी कि 44 माइनस 7 जो कि हमारा यहाँ पे बचता है 37। और हमारे पास आखिरी में स्टैक अपडेट होके आ जाता है 37। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस ब्रैकेट में रीच कर गए तो हमें समझना है कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है दैट इज 37। तो ये हमने इवेल्युएट कर लिया, हमने आंसर निकाल लिया हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन से। तो ये इतना ही आसान है। यहाँ पे आपको मैं एक और बार बता देती हूँ, देखो सबसे पहले ब्रैकेट ऐड करना है, ऑपरेंड है तो आपको स्टैक में पुश कर देना है, मतलब नंबर से तो आपको स्टैक में पुश कर देना है। अगर आपके पास ऑपरेटर है तो आपको ए और बी इस तरीके से लिखना है, जो आपके पहले दो मतलब स्टैक में जो भी आपको पहले दो दिखे उनको आपको ए और बी लिखना है। और उसके बाद उन दोनों में जो भी ऑपरेटर है इस तरीके से लिख देना ऑपरेटर लगा के, और उसके बाद आपको जो भी आंसर आ रहा है उन दोनों को हटा के पॉप आउट करके वो आंसर लिख देना जो कि आपका आ रहा है। अगेन आपको ये कंडीशन करते जानी है जब तक आपको रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक आपका ब्रैकेट रीच ना कर जाए। और उसके बाद सेट रिजल्ट इज इक्वल टू पॉप एंड एंड, मतलब आपको रिजल्ट को भी पॉप आउट करवाना है जो कि 37 हमारे पास आंसर आ गया, और उसके बाद एंड कर देना। तो आई होप आपको इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे इनफ्लिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में। तो अब देखो इनफ्लिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में जाने से पहले कुछ कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब जो नेक्स्ट हमारे पास मतलब यही बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इनफ्लिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनफ्लिक्स जो कंडीशन होती है, फॉर्म होता है, वो क्या होता है। तो इनफ्लिक्स वाले में क्या होता है कि जब आपके पास दो ऑपरेंड्स होते हैं जैसे कि ए और बी, और उसके बीच में एक ऑपरेटर होता है जैसे कि यहाँ पे है प्लस, तो ये हो गई इनफ्लिक्स। लेकिन अगर पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स की बात करूं तो पोस्टफिक्स क्या होता है कि जब आपके पास ए और बी और उसके बाद मतलब दो ऑपरेंड्स हैं वो आपस में है चिपके हुए, और उनके बाद कोई अगर साइन आ रहा है तो वो होगा पोस्टफिक्स। और अगर दो चिपके हुए हैं वेरिएबल्स तो उनके पहले अगर कोई साइन आ रहा है जैसे कि यहाँ पे माइनस ए बी तो वो होगा प्रीफिक्स। तो अगर बाद में साइन आ रहा है दोनों के तो पोस्टफिक्स, अगर पहले आ रहा है तो प्रीफिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे आपने बचपन में बोर्डमास रूल पढ़ा होगा जिसमें आपको पहले ब्रैकेट सिखवाते हैं, फिर आपको पावर सिखाता है। पावर आपको यहाँ पे दो तरीके से मिल सकता है, ये एरो और एक ऐसे ऊपर जो एक ऐसे माउंटेन बनाते हैं वो, फिर डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस एंड माइनस। तो इस तरीके से हम प्रेसिडेंस जो है उस हिसाब से चलेंगे, मतलब पहले प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, ब्रैकेट्स को देनी है, फिर पावर को देनी है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई को देनी है, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को देनी है। अब हो सकता है कि आपका एक ही टाइम पे आपको सेम प्रेसिडेंस वाली मिल जाए, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव और फिर डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ये आपको सेम ही टाइम पे मिल जाए। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो आपको क्या चलना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए चलना है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट टू राइट मतलब मेरा मतलब का कहना क्या है कि अगर मान लो एक ही लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आ रहे हैं और अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो पहले पॉजिटिव आया तो पहले प्रायोरिटी आपको पॉजिटिव को देनी है, फिर नेगेटिव को देनी है। तो लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले आ रहा है आपको उसको देनी है। लेकिन सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पे मतलब वो रहता है एक्सेप्शन, जब आपका पावर आता है तो पावर में आपको राइट टू लेफ्ट में ही पावर को प्रायोरिटी देनी है। अगर लेफ्ट टू राइट में पावर पहले भी आ रहा है तब भी आपको उसको प्रायोरिटी नहीं देनी, दूसरे वाले
को आपको प्रायोरिटी यहाँ पे देनी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी तरह समझाती हूँ। तो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है x इक्वल्स टू a प्लस बी, फिर मल्टीप्लीकेशन c माइनस डी पावर e, और यहाँ पे है ब्रैकेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा जहाँ पे इसको एल्गोरिथम नहीं है, नॉर्मली हम सॉल्व कर रहे हैं। तो नॉर्मली सॉल्व करने के सबसे पहले हमको क्या बताते हैं कि हमें सबसे पहले किसको मतलब वो देना है, मतलब कि हमें सबसे पहले किसको भाव देना है, हमें सबसे पहले देना है ब्रैकेट्स को भाव, सबसे पहले उनका प्रेसिडेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन। अब हमको क्या करना है, पोस्ट फिक्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इनफ्लिक्स टू पोस्ट फिक्स बात कर रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट फिक्स का मतलब कि साइन बाद में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को साथ में लिखेंगे सी डी, और माइनस को कर देंगे पीछे, फिर पावर ई। तो ये हमने ब्रैकेट्स को अभी सबसे पहले हटा दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं देखूं प्रेसिडेंस, तो इसमें आती है पावर की प्रेसिडेंस, और हमारे पास अगेन वही सेम चीज, तो पावर की प्रेसिडेंस आती है। तो हम क्या करेंगे, पावर की प्रेसिडेंस है इसमें, तो हम और कुछ भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो इसमें पावर की प्रेसिडेंस हटाने के लिए हम करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ऐसा का ऐसा ही, सी डी माइनस भी ऐसा का ऐसा ही, ई को करेंगे पीछे, और क्योंकि पोस्ट फिक्स है तो पावर को कर देंगे पोस्ट, मतलब कि बाद में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का क्या करेंगे हम, a प्लस बी इंटू है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखो मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब हम ऐसे करते जा रहे हैं ना, तो ये पूरा पूरा एक एक टर्म बनता जा रहा है, ये अब एक पूरा टर्म है, और अब b और a अलग अलग टर्म है। तो अब b भी इनके साथ जुड़ गया, तो हमारे पास अब बन जाएगा b c d माइनस e पावर और फिर मल्टीप्लीकेशन, मतलब b का हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में इसका पोस्ट फिक्स था तो मल्टीप्लीकेशन बाद में आ गया। अब लास्ट बचा है a, तो a का भी हम यही करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a b c d माइनस e पावर मल्टीप्लीकेशन एंड पॉजिटिव। तो हमारे पास जो फाइनल इसका कन्वर्जन आता है वो ऐसे आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अगर आप इसमें देखो तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा है, ब्रैकेट्स खोले, सी और डी को साथ में लिखा, माइनस साइन को पोस्ट कर दिया, उसके बाद ई को साथ में लिखा, पावर को पोस्ट कर दिया, फिर सबको साथ में लिखा, बी के साथ में सबको लिखा और मल्टीप्लीकेशन को पोस्ट कर दिया, फिर ए को सबके साथ में लिखा और प्लस को पोस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे चलना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ भी सॉल्व करके दिखा रखा है, और नीचे भी मैंने आपको लाइव भी सॉल्व करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से हमको चलना रहता है कि हमें अगर पोस्ट फिक्स करना है तो दो सारे जो वेरिएबल्स उनको साथ में स्टिक करना है, और बाद में हटा के उनको जो उनका साइज है उनको बाद में पोस्ट करके लिख देना है। अब अगर यही सेम चीज मैं आपको इधर बोलूं, यहाँ पे इनफ्लिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या कि आप साइन को बस पहले लिखना है, तो पहले लिखने के लिए भी हम यही करेंगे। पहले क्या करेंगे, बस हम दोनों को साथ में चिपकाएंगे और हम पहले लिख देंगे साइन को। अब इसमें आपको एक इसका करके देती हूँ, और बाकी सारे रूल सेम है, प्रेसिडेंस एंड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट पावर c माइनस डी इंटू ई डिवाइडेड बाय f, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें अगर सबसे पहले सॉल्व करना तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, x इक्वल्स टू a, क्योंकि प्रीफिक्स है तो साइन को पहले आना चाहिए, तो a प्लस ए बी, ठीक है, पावर, अब सी डी को भी करना है तो माइनस सी डी, साइन पहले आ गया, दोनों चिपक गए साथ में, मल्टीप्लीकेशन ई और एफ, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब हमको किसको प्रेसिडेंस देनी है, पावर को, ठीक है। तो अब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये और ये एक टर्म हो गए। अब क्या करना है, प्लस ए बी माइनस सी डी, और पावर आ जाएगी पहले, तो पावर आ गई पहले, मल्टीप्लीकेशन ई एन एफ, ठीक है। बस आगे करते जाना है, प्रीफिक्स आगे करते जाना है। अब ये पूरा एक हो गया और ये दो हो गई, ठीक है। अब अगर हमको ई को भी करना है, अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आएगा, लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं हम हमेशा, तो मल्टीप्लीकेशन भी आगे आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन पावर प्लस ए बी माइनस सी डी और ई। अब ये पूरा और मल्टीप्लीकेशन एफ पूरा ऐसे हो गया। अब ये सॉरी डिवीजन, अब डिवीजन को भी हम आगे कर देंगे, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पावर प्लस ए बी माइनस सी डी ई एन एफ,
ये हमारा हो गया। तो हमने बस आपको क्या कर दिया, डिवीजन को भी हमने सामने ला दिया। तो कर क्या रहे हैं, लेफ्ट टू राइट स्कैन कर रहे हैं और साइंस को आगे लाते जा रहे हैं प्रेसिडेंस के बेसिस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर पावर सॉल्व किया, फिर प्लस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व किया, फिर डिवीजन सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी प्रीफिक्स में भी काम करना है। बस प्रीफिक्स में साइंस आगे आते हैं और पोस्टफिक्स में साइंस पोस्ट में जाते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान किसका रखना है, इन दो चीज का तो रखना है, पोस्टफिक्स प्रीफिक्स। और दूसरी बात आपको इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, बोर्ड मास का ध्यान रखना है और प्रेसिडेंस का ध्यान रखना है कि किसके ज्यादा आते हैं। तो प्रेसिडेंस सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स, फिर पावर, फिर डिविजन, मल्टीप्लीकेशन एंड पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर कोई सेम आ गए तो एसोसिएटिव लगाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट में जो भी पहले आ रहा है हम उसको देखेंगे। लेकिन पावर के केस में ये अलग होता है कि अगर आपके लेफ्ट टू राइट में मान लो कि मल्टीप्लीकेशन और पावर है, तो लेफ्ट टू राइट में आप पहले मल्टीप्लीकेशन और पावर अगर हमारे पास सेम प्रेसिडेंस के आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन और पावर तो चलो सेम प्रेसिडेंस के नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो कि पावर के बेसिस पे ही, मतलब अगर मान लो 2 बार ऐसे पावर्स हैं, ठीक है, तो आपको राइट टू लेफ्ट में आप उनको दोगे, ना कि लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, वैसे से बहुत ही कम ही क्वेश्चंस आपके आते हैं, मोस्टली आपके यही क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बेसिकली बात करेंगे इस टेबल मेथड के बारे में। तो टेबल मेथड का बहुत ही इजी सा खेल है। ठीक है, टेबल मेथड के बारे ओके तो अब जितना भी हम कॉन्वर्जेंस पढ़ चुके हैं अभी तक, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इनफ्लिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफ्लिक्स टू प्रीफिक्स, ये तीनों हमने चीजें जो पढ़ी, अब इनके बाद मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज समझनी है कि देखो, अब जब ये जो चीजें हैं जो हमारे पास इनका आंसर आ जाता है वो बहुत ही कम ही लाइंस में हमारे पास आंसर आ जाता है, 3 to 4 लाइंस में, और लेट से बहुत ही जल्दी हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, मतलब लाइक यू नो जस्ट 2-3 लाइंस, 4-5 लाइंस इसमें हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हमें जब आरजीबीवी के पेपर में 5 से 7 नंबर या फिर एग्जैक्टली 5 नंबर का तो कभी आता ही नहीं है, ये 7 नंबर का हमारे पास जब इसका हमारे पास क्वेश्चन आता है तो क्या हम इसे सॉल्व करेंगे? तो आंसर है नहीं। तो कैसे हम करेंगे, ध्यान से बहुत अच्छे से देखना। जब इसका क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर में आएगा तो इस तरीके से हम एक टेबल फॉर्मेट में इसका करेंगे, और यही हमें बेसिकली बताता है स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यही हमें बताता है बेसिकली स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको 2 ब्रैकेट्स में आपको इसको जो है बंद करना है, और 2 ब्रैकेट्स में बंद करने के बाद ही आप इसमें सॉल्व करोगे। और 2 ब्रैकेट्स में बंद करने के बाद आपको इसमें जो भी सिंबल्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक सिंगल, जैसे कि ए है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, ऐसे करके आपको सारे सिंबल्स जितने भी हैं वो इसमें लिख देने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको वो सिंबल नहीं लिखना है जो इसमें आपने लगाया है, 2 ब्रैकेट जो आपने इसमें खुद से लगाए हैं वो आपको इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने जो इस ब्रैकेट से स्टार्ट किया था आपने स्टैक का, वो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसमें क्या बोला जाए कि अगर ऑपरेंड है, ठीक है, ऑपरेंड है तो वो आपका एक्सप्रेशन में आता जाएगा, और अगर ऑपरेटर है तो वो स्टैक में पाइप अप होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक स्टैक भी बना लेती हूँ समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रफ हो चुका था, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे ए। ठीक है, तो ए एक ऑपरेंड है, उसको हमने एक्सप्रेशन में रख दिया। ठीक है, और स्टैक में मैंने क्या कर दिया, स्टैक में मैंने एक ये लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मैंने ये अपने हिसाब से जो 2 ब्रैकेट्स यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऐड किए थे उसको मैंने स्टैक में लगाया था, तो मैंने ये स्टैक में ऐसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, तो ऑब्वियसली ये एक ऑपरेटर है तो ये स्टैक में जाएगा, मैंने प्लस भी लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ए वापस वही कंटिन्यू है। ठीक है, देखो ए वापस वही कंटिन्यू है, फिर बी है तो बी वापस वही कंटिन्यू हो जाएगा एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे जाएगा स्टैक में। उसके बाद वापस आपका ये ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका स्टैक में जाएगा। इसके बाद जितने मतलब एक्सप्रेशन जो है वो चलते जाएंगे, देखो ए बी अब सी है तो सी इसमें आ जाएगा। ठीक है, सी आपका एक्सप्रेशन में एडअप हो जाएगा, और अभी तक आपका स्टैक में यही चल रहा है। फिर माइनस है वो भी आपका स्टैक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एक ब्रैकेट जो कि बेसिकली हमारा वापस एक ब्रैकेट है, तो वो भी स्टैक में आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस वही एक्सप्रेशन एबीसी, फिर एबीडी। ठीक है, फिर एबीडी।
ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, देखो देखो ए बी डी हमारे पास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे पावर था तो पावर भी हमारा स्टैक में आ गया है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रैकेट आ गया जो कि था क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पे आप ई के बाद दे सकते हो, क्लोजिंग ब्रैकेट हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ई ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। तो अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है पॉप करना। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट है मतलब आपको पॉप करने पड़ेंगे अब चीजें। अब क्या पॉप करना पड़ेगा ये ध्यान से सुनना। तो देखना, पॉप आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, आपको डेफिनेटली जहां तक आपका ये ब्रैकेट मतलब ये है, देखो आपने से इसको आप इमेजिन, यहाँ पे आपको ये टेबल में नहीं लिखना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ रेड से। देखो आपने यहाँ पे ये एक ब्रैकेट लगाया ई के बाद, तो ये जो आपका अंदर जो पावर वाला फंक्शन है ये पॉप हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो ये पॉप हो गया और कहाँ पे लग गया? एक्सप्रेशन में लग गया। देखो ये, देखो पॉप यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन में लग गया। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लीकेशन वही कंटिन्यू किया, फिर वही जी, फिर यही। ठीक है, फिर आपके पास जी के बाद आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पे वापस आपका क्लोज फंक्शन आ चुका है। तो क्लोज फंक्शन मतलब कि पॉप करना। तो पॉप करके आप कहाँ पे लिखोगे? एक्सप्रेशन में। और आपने पॉप करने के बाद एक्सप्रेशन में यहाँ पे क्या लिख दिया? ये मल्टीप्लीकेशन और माइनस। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और माइनस आपका पॉप करने के बाद आ गया। अब एक आखिरी जो हमारे पास यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि जिससे हमने स्टार्ट किया था उसको हमको एंड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वही एंडिंग है। और उसके बाद हमारे पास ये जो प्लस और मल्टीप्लीकेशन है ये भी हमारे पास यहाँ पे आखिरी में ऐड हो गए, पॉप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको पूरी तरीके से हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, बस यहाँ पे टेबल वाले फंक्शन का जो है एक ही मतलब है कि जब आपका ब्रैकेट ओपन होता है तब तो आप स्टैक में रख लेते हो, लेकिन जब क्लोज होता है तो उसके अंदर जितने भी आपके ऑपरेटर हैं वो पॉप आउट होके आपके एक्सप्रेशन में यहाँ पे आ जाते हैं। और आखिरी में जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है वही आपका फाइनल आंसर है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने को आता है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में इनफ्लिक्स एक्सप्रेशन को टेबल फॉर्मेट में, तो आप पहले क्या करो, आपको जो सिंपल मैंने आपको सिखाया ये ऊपर, ठीक है, जो मैंने आपको सिंपल ये दो मेथड जो मैंने सिखाया आपका, एक ये प्रीफिक्स के लिए और ये मैंने जो पोस्टफिक्स के लिए आपको सिखाया, आप ये करके रख लीजिए ताकि आपका जो आंसर है आप वेरीफाई कर सको। मतलब आप क्या करना, जब इसे आपको एग्जाम में आए ना, आप कोने में क्या करना, इस सिंपल वाले मेथड को लगाना। कोने में आप सिंपल वाले मेथड को लगाना, आंसर लिख के रख लेना, और हर स्टेप के बाद चेक करते चलना। और जैसे ही आपका क्लोज ब्रैकेट आता है और जब आपने ऑपरेटर्स को शिफ्ट कर दिया एक्सप्रेशन में, तब इसके ऑपरेटर्स को भी चेक करना। देखो देखो, इसमें ई के बाद यहाँ पे हमारा पावर आ गया क्योंकि क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे आ चुका था। फिर जी के बाद मल्टीप्लीकेशन और माइनस आ गया क्योंकि जी के बाद देखो ये वाला जो क्लोज ब्रैकेट था ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। और हमारे पास यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे ये वाला जो था, ये एक बड़ा ब्रैकेट जो हमने खुद से लगाया था वो आ गया था। तो पॉजिटिव और मल्टीप्लीकेशन और पॉजिटिव भी यहाँ पे आपका आ गया था। ठीक है, तो देखो यही सेम चीज मैं आपको भी सिखा रही हूँ कि जब भी आपका हो तो आपको ये करना। अब मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ। ठीक है, खुद से ही बना के ले रही हूँ ताकि ज्यादा टाइम ना लगे और जल्दी ही आपका कवर अप भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा देती हूँ फटाफट से। तो देखो क्वेश्चन लेते हैं हम, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन सी। ठीक है, तो मुझे इसको करना है पोस्ट फिक्स में। ठीक है, ये अभी इनफ्लिक्स में, मुझे इसको करना है पोस्ट फिक्स में। ठीक है, इनफ्लिक्स से मुझे करना है पोस्ट फिक्स में, मेरा ये। तो सबसे पहला क्या करना है मुझे इसको, क्योंकि मुझे टेबल फॉर्मेट से करना है, तो सबसे पहले तो मुझे इसमें 2 ब्रैकेट्स लगा देने पड़ेंगे, ये आप मानते हो। ठीक है, उसके बाद मेरे पास स्टेप क्या रह जाएगी, मुझे एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो मैंने ये टेबल बना ली, यहाँ पे मुझे लिखना है सिंबल। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है स्टैक। ठीक है, स्टैक में क्या ऐड अप होगा वो लिखूंगी जो कि ऑपरेटर्स होंगे। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, एक्सप्रेशन जो मेरी बन के आ रही है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला अगर मैं देखूं यहाँ से लेफ्ट टू राइट में मैं जाऊं, तो क्या मुझे सबसे पहले सिंबल्स लिख लेते हैं। तो सिंबल मुझे मिला ए, फिर प्लस, फिर बी, फिर मल्टीप्लीकेशन और फिर सी। ठीक है, ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, जो भी सिंबल्स मुझे दिख रहे थे मैंने सारे लिख दिए। अब देखो स्टैक में अगर मैं बात करूँ तो स्टैक में मुझे सबसे पहला ये दिख रहा है क्योंकि ये जाएगा जो है ये वाला ब्रैकेट ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं गई तो मुझे एक्सप्रेशन में दिखा, मतलब उसके बाद इसके मैंने लेफ्ट टू राइट में हमें जाना पड़ता है, मतलब ट्राइवर्स करना पड़ता है, तो ब्रैकेट मैंने लिख दिया स्टैक में। अब ए है तो ए एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस, तो ये एक ऑपरेटर है तो स्टैक में एडअप हो जाएगा, एक स्टैक भी यहाँ पे बना लेते हैं। तो स्टैक में पहले ये वाला हो गया, फिर ये प्लस भी एडअप हो गया। ठीक है, अभी क्लोज नहीं आया, नहीं तो मैं पॉप कर देती। तो ए अभी ऐसा का ऐसा ही, फिर देखो ब्रैकेट प्लस सेम ऐसा क्योंकि ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ए बी हो जाएगा क्योंकि ये ऑपरेंड है तो इसके साथ चिपक जाएगा। फिर देखो ए
प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तो ये भी स्टैक में एडअप होते जाएगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट नहीं है, नहीं तो पॉप आउट कर देती, फिर ये भी ए बी, फिर देखो सी है तो ब्रैकेट प्लस ये और फिर ए बी सी, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आ गया। लेकिन अभी आपको एक चीज दिख रही हो कि अभी ये वाला ब्रैकेट बचा जो कि क्लोज करने के लिए, तो ये मैंने जैसे ही ब्रैकेट मैं लिख नहीं रही हूँ, देखो आपको लिखना नहीं है, जो येलो से मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ आपको स्टैक में नहीं लिखना, जो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको इमेजिन करना है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, जैसे मैंने से यहाँ पे लगाया, तो इनके बीच के जो ये है ये कहाँ पे एडअप हो जाएंगे, एक्सप्रेशन में एडअप हो जाएंगे, यानी कि आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए बी सी मल्टीप्लीकेशन और प्लस, ठीक है। और देखो अभी अगर आप यहाँ पे, ठीक है, सिंपल वाले मेथड से भी करो, ठीक है, सिंपल वाले मेथड से भी अगर आप पहले, मैं तो बोलती हूँ पहले करके रखना चेक करने के लिए, लेकिन अभी मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिखाना था टेबल वाला मेथड, तो अगर आप सिंपल वाले मेथड से भी इसको करते हो तो देखो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, बोर्ड मास में से मल्टीप्लीकेशन की, तो ए प्लस बी सी और मल्टीप्लीकेशन, और फिर प्लस आएगा तो ए बी सी मल्टीप्लीकेशन और प्लस, देखो सेम टू सेम आंसर मैच हो गया। तो पहले मैं आपको यही सिखा रही हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में कोने में आप ये वाला मेथड करके रख लीजिएगा, फिर ये टेबल वाला मेथड, और इसको आप चेक कर लीजिएगा कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। आई होप आपको टेबल मेथड, नॉर्मल मेथड, प्रीफिक्स, इनफ्लिक्स, पोस्टफिक्स, हाउ टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स, ये सब कुछ आ चुका होगा। इतनी ही है स्टैक की एप्लीकेशन, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को आते हैं एग्जाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जो कि है हमारे पास टावर ऑफ हनोई वाली प्रॉब्लम। तो मैंने आपको बताया था कि टावर ऑफ हनोई जो है बहुत ही वैसे तो ये आपको आरजीपीवी में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन देखो 1% चांसेस भी अगर किसी चीज के पूछने के हैं तो हम उसको करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये उतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको जहां तक बता दूं ये बिल्कुल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इसको चाहो, अगर आपको नहीं लग रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हो। करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो टावर ऑफ हनोई पे से होता क्या है, ऐसे ये 3 डंडी वाला गेम होता है, जिसमें आपको ऐसे जो है रिंग्स मिलती हैं, ग्रीन येलो रेड। ग्रीन वाली का शेप सबसे बड़ा होता है, मतलब साइज सबसे बड़ा होता है, फिर येलो होता है, फिर रेड होता है, ठीक है। और पर्पस क्या रहता है कि हमको बेसिकली ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे जाना रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे देखो अगर मैं रेड रिंग को, ठीक है, रेड रिंग को चलो मैंने इसमें डाल भी दिया, रेड रिंग को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, मैं आपको चलो रेड रिंग को डाल के दिखाती हूँ, थोड़ा साइज बड़ा कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा। ये मैंने रेड रिंग को इसमें डाल दिया, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं डायरेक्ट येलो रिंग को इसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। अगर मुझे स्टैक में चलना है, ठीक है, वो मुझे ढंग से रिवर्स करना है, तो मुझे एक चीज ध्यान में रखनी है कि सीक्वेंस वाइज सब चीज चले, साइज वाइज। तो अब जो येलो वाली रिंग आएगी ना, वो इसमें नहीं आएगी, वो मुझे मिड टावर में डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा ये एक हो गया, ठीक है, कि सबसे पहले मैंने क्या करा, येलो वाली को देखो मैं आपको इधर लिखे देती हूँ, येलो वाली को मैंने डाला मिड टावर वाली में, ठीक है, और सॉरी उसके पहले मैंने रेड वाली को कहाँ डाला था, डेस्टिनेशन वाली में, डेस्टिनेशन टावर में, मिड टावर। उसके बाद ग्रीन वाली अभी कहाँ रखी हुई है, ग्रीन वाली अभी वहीं पे रखी हुई है। अब फिर इसके बाद मैंने क्या देखा कि अगर मुझे ऐसे करना है, फिर मुझे येलो वाला, फिर मुझे अभी डेस्टिनेशन में आना है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, रेड वाली को मैं यहाँ जरूर डाल सकती हूँ, क्योंकि अब वो साइज तो, क्योंकि हम हमेशा एक चीज याद रखना, जो वीक इंसान है, ठीक है, वीक इंसान है, उसके ऊपर पावरफुल तो आ सकता है, लेकिन पावरफुल के ऊपर पावरफुल के ऊपर वीक नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाला सीन यहाँ पे चेंज है, तो मैं यहाँ पे रेड अब डाल सकती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब जो है रेड डाल सकती हूँ बहुत आसानी से। तो अब मैंने नेक्स्ट मूव था मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करना चाहूंगी इसको लिखने के लिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, जो रेड वाला था फिर से वो मैंने किस में रख दिया, मिड टावर वाली में, ठीक है। अब मिड टावर तो खाली हो गई, मिड टावर वाली खाली हो गई रिंग, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने ग्रीन वाला इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है ना, तो ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचानी है, तो डेस्टिनेशन वाला पहुंचा दिया। अब क्या हो गया कि अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ओरिजिन है वो तो पूरा खाली हो गई, ओरिजिन तो पूरी खाली हो गई, ठीक है, ओरिजिन पूरी खाली हो गई, और ओरिजिन पूरी खाली हो गई, ठीक है, ओरिजिन पूरी खाली हो गई, तो अब मैं ओरिजिन में कुछ भी डाल सकती हूँ। तो ओरिजिन में मैंने क्या करा, ओरिजिन में मैंने
अब मतलब यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन को लिया, अब ओरिजिन में मैंने रेड वाली डाल दी, ठीक है, ताकि मैं येलो वाली को कहाँ डाल पाऊँ, डेस्टिनेशन में। तो येलो वाली रेड वाली को मैंने कहाँ डाल दिया, देखो पहले तो मैंने ग्रीन वाली ली थी, ग्रीन वाली को मैंने ओरिजिन से कहाँ डाल दिया, डेस्टिनेशन में डाल दिया, ठीक है। और ग्रीन वाला ये जो रेड वाली है, वापस रेड वाली को मैंने कहाँ डाल दिया, रेड वाली को मैंने डाल दिया ओरिजिन टावर में, ठीक है। अब जो मिड टावर है, ठीक है, अब मैं ये रेड वाली को यहाँ से हटा देती हूँ। देखो अभी ये गेम चल रहा है, अब ये जो येलो वाली है मैं इसको यहाँ पे डाल सकती हूँ, क्योंकि साइज तो आ सकता है, ग्रीन वाली बड़ी थी येलो से, मतलब बड़ी थी येलो से। तो ग्रीन वाली येलो वाली को अब मैं क्या करूंगी, येलो वाली को मैं डालूंगी डेस्टिनेशन टावर में, ठीक है। तो मैं डेस्टिनेशन टावर में डाल देती हूँ इसको, येलो वाली को ये मैं डेस्टिनेशन टावर में डाल दिया। और अब आखिरी मूव मेरा, ठीक है, आखिरी मूव मेरा क्या होगा कि रेड वाली को मैं कहाँ पे डाल दूं, डेस्टिनेशन टावर में, ठीक है। तो ये रेड वाली को डाल देती हूँ, ठीक है, रेड वाली को मैं डाल देती हूँ डेस्टिनेशन टावर में, ये मैंने डाल दी डेस्टिनेशन टावर। तो आपको दिखा होगा कि मैंने कितने यहाँ पे मूव्स चले, यहाँ पे मैंने चले कम से कम, देखो मैं आपको सामने गिन के बता देती हूँ, मैंने चले 1 2 3 4 5 6 7 7 मूव्स मैंने यहाँ पे चले, और 7 मूव्स में मैंने जो है सारी रिंग्स को इधर से उधर डाल दिया, ठीक है। अब ये जो टोटल मूव्स हैं, ठीक है, टोटल मूव्स है, इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आते हैं उस पे बात करते हैं। देखो यही एक तरीका होता है कि आपको यहाँ पे ये चीज करनी पड़ती रहती है, ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे आपको डालने पड़ते हैं। सो टावर ऑफ हनोई इज अ क्लासिकल प्रोग्रेशन दैट प्रॉब्लम दैट यूजेस रिकर्शन टू मूव द डिस्क फ्रॉम सोर्स पेग टू डेस्टिनेशन पेग यूजिंग ऑक्सिलरी पेग। तो बेसिकली रिकर्शन का यूज करके ये भी चलता है, क्योंकि देखो आपने रिकर्शन का क्या था कि फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है, तो बार बार हम इन्हीं रिंग्स को कॉल कर रहे हैं, और हमने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया, ऑक्सिलरी पेयर में डिवाइड कर दिया है, और हमने एंड में जाके इसका जो है रिजल्ट बेसिकली पाया है। और हमारे पास एक कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास यहाँ पे जो एक थी बेस कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बेसिकली हर किसी के पास एक एक होना ही चाहिए, मतलब हर टावर के पास एक एक होना ही चाहिए, और हमको अल्टीमेटली साइज का ध्यान रख के ही ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिकर्शन का यहाँ पे यूज करा है। एल्गोरिथम आपका यही है कि इफ n इक्वल्स टू 1 मूव डिस्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो हमें बेसिकली अगर n 1 है तो हमें मूव डिस्क को मूव करना है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, फिर n-1 में फिर हमको सोर्स से एक्सिलरी जाना है, फिर डेस्टिनेशन जाना है, फिर इसी तरीके से फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाना है, फिर n-1 वापस ऑक्सिलरी से डेस्टिनेशन जाके, फिर सोर्स से वापस लाके फिर एंड करना है। मतलब यही पूरे जो मैंने आपको मूव चल के दिखाया यही है, इसका कोड बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इतने ही ध्यान में रखने की, रिकर्शन यूज करता है, और बेस कंडीशन यही है कि n इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। मतलब कंडीशन इसकी बेसिकली क्या है कि आपको हर एक टावर का ना, हर एक टावर में एक टाइम पे एक रिंग तो होनी ही चाहिए। मतलब आप कोई भी टावर ऐसा एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। एक टाइम से अगर मान लो तीसरे वाले पे आके हमने ऐसा बोला होता, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें ओरिजिन वाले में तब ग्रीन रिंग थी हमेशा के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हमने चेंजेस किए, लेकिन ग्रीन वाले पे ग्रीन वाली थी उस समय ओरिजिन, तो हर टावर में एक रिंग होनी चाहिए जो आप चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ मूव्स आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, टू द पावर n-1, एंड n इज द नंबर ऑफ रिंग्स, तो टू द पावर 3-1, सो 8-1 इज इक्वल्स टू 7। मतलब 7 तरीकों से आप ओरिजिन से डेस्टिनेशन में यहाँ पे चले जाओगे, और 7 तरीके भी मैंने आपको यहाँ पे जो है लाके बता दिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है O इंटू टू द पावर n, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आता है टावर ऑफ हनोई प्रॉब्लम का। आरजीबीवी के हिसाब से ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको उस डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि आपका ये जो प्रॉब्लम है, आपको बहुत सारे लीड कोड्स के प्रॉब्लम्स भी इस पे मिल जाएंगे कैलकुलेट करने में। तो ये आपको उस समय बस क्या होता है ना, वो गेट में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, गेट में आपसे पूछते हैं कि कितने मूव्स लगेंगे, तो अब वो अलग बात है कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अंडरस्टैंडिंग ले लेके क्लियर कर लो। यहाँ पे अब आपको एक पता होगा, गेम भी आजकल आता है वाटर सॉर्ट करने का, कलर का पानी होता है उसको सॉर्ट करना होता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे मूव करता है। तो बस उनके लिए जो कोड है वो आपके पास ये रहा, और यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स है, अब ये कोड भी आप समझोगे तो कोड वही है कि यहाँ पे पहले आपको n-1 पे चलना है, मतलब डेस्टिनेशन से 1-1 पे, यानी मिड टावर पे। तो बेसिकली बात वही है, यहाँ पे ऑक्सिलरी भी मिड टावर ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। बाकी बात पूरी वही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई, तो आप उसको यहाँ पे
लिख सकते हो और आप इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हो कि किस तरीके से ये काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आती हूँ टू द एंड ऑफ दिस वन शॉट लेक्चर, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ। और टू माय सरप्राइज ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखो ऐसे वैसे नहीं है कहीं के। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है, देखो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये सारे ये आपको मिल जाएंगे गेट 2004 का, और देखो गेट 2019-1995 का क्वेश्चंस है। मतलब देखो क्योंकि अब हम आरजीपीवी के हिसाब से चल रहे हो तो आप उतने टफ लेवल ऑफ गेट के क्वेश्चंस अभी कर नहीं सकते हो, लेकिन हाँ फिर भी आपको कह लो गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं और आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि वहां पे आपको, जैसे आप इसमें क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं तो आप सिंपल वाला मेथड यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आरजीपीवी में ये क्वेश्चंस कैसे आता है, आरजीपीवी में आपको पूरा वो टेबल वाला मेथड बना के 7 नंबर के लिए करना पड़ता है। ठीक है, तो बात बस इतनी सी है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखो इवेल्युएशन वाला किया था, वो 37 वाला जो हमको एंड में रिजल्ट आया था, वैसे उसको आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे आपको पोस्ट फिक्स वाले एक्सप्रेशन में जाना है वापस, ठीक है, और यहाँ पे आपको वही, यहाँ पे भी आपको पोस्ट फिक्स करना है। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप सिंपल मेथड यूज करते हो गेट में तो, लेकिन जब हम आरजीपीवी पे आते हैं तो आरजीपीवी में आप 7 मार्क्स के लिए सिंपल वाला नहीं यूज कर सकते क्योंकि 4-5 लाइन में आप खत्म नहीं कर सकते हो, तो आपको पूरा टेबल वाला फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करिएगा। और क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि यार मैम आप तो आरजीपीवी के क्वेश्चंस करवाइए, हम आरजीपीवी से हैं, गेट हमें अभी नहीं देना ये वो, तो देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं आरजीपीवी के क्वेश्चंस, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि अभी आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज हमारी जल्दी आने वाली है जिसमें हम आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली एक डेडिकेटेड सेशन रहेगा स्टैक्स के लिए जिसमें मैं आपको सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगी पास्ट 5 ईयर्स के जो भी स्टैक्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं आरजीपीवी में। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत लीजिए, उसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन और रहेगा जिसमें आप बहुत अच्छे भी हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस आपको एक मतलब वो मिल जाए कि हाँ हमने जो सेशन में पढ़ा उसको हम अप्लाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, वो आप इन क्वेश्चन से करके आप अपने आप में जान सकते, कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा आरजीपीवी रूमर्स चैनल को। आपको पता है ऐसा कंटेंट सिर्फ यही आता है आपको इतने शॉर्ट में और इतने अच्छे से इतनी डिटेल में। देखो टाइम बहुत मैंने आई थिंक मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लिया मैंने, लेकिन हाँ आई गेस जितना भी टाइम लिया उसमें आपको जो स्टैक का सबसे अच्छा कंटेंट, क्वेश्चन रिलेटेड कंटेंट, प्रैक्टिस रिलेटेड कंटेंट, मैंने सब कुछ जो है करवाने की कोशिश करी जितना भी मुझसे पॉसिबल हो पाया। इससे अच्छा आई डोंट थिंक सो कि आरजीपीवी के लेवल पे आपको कोई पढ़ा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ यही आते हैं जो आपको लास्ट मिनट सेवियर आपके बनते हैं। अगर आप एक रात उठा के भी पहले ये देखोगे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन देख कर चले जाओगे इनफ्लिक्स पोस्टफिक्स का, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और काफी सारे बच्चे अब जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बेटा ये नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी टाइनी यूआरएल करके, अगर आप देखोगे चैनल खोलोगे तो आपको टाइनी यूआरएल करके एक लिंक मिल जाएगी। और नहीं तो आपको नहीं मिले तो हम जो यहाँ पे होता है पिन कमेंट उसमें भी मैं पेस्ट कर दूंगी, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको सारी रियल टाइम अपडेट्स ऑफ आरजीपीवी जितना भी सब कुछ रहता है वो सब वहां पे आपको पता भी चलता रहेगा, नोट्स भी मिलती रहेंगी, तो वहां पे आप जाके नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड कमिंग टू द एंड पॉइंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होने वाला है क्यू का। आई होप आपको जल्दी ही मिल जाए, आई गेस कल तक मिल जाएगा क्योंकि आज हम ये डाल रहे हैं, तो आई होप आप पहले अभी ये देख लीजिए फिर ही आप क्यू देखिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है डीएसए का, दैट विल बी वन शॉट ऑफ क्यू जो कि आपको मिल जाएगा कल की डेट में जो है 18th December। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, देखिएगा स्टैक और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा और आंसर्स भी कमेंट करिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करके। एंड पढ़ते रहिए डीएसए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।